सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सब अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कार्यशाला में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और ये ऑनलाइन कार्यशाला किस पर है? संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हम हूबहू चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम 6 सत्रों पर चर्चा कर चुके हैं और संविधान सभा का ये 7वां सत्र है। आप दोस्तों जैसा कि जानते हैं 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 के बीच संविधान सभा का ये 7वां सत्र हुआ था। हम रोजाना आते हैं आप लोगों के बीच में और जब जब संविधान सभा की बैठक होती है हम भी कोशिश करते हैं उन्हीं दिनों पर संविधान सभा में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन विषयों पर चर्चा हुई, संविधान सभा के जिस सदस्य ने जो कहा उस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पीछे उद्देश्य एकदम साफ है, संविधान के संदर्भ में समझ विकसित करना, भारत के संविधान में हमारी युवा पीढ़ी की आस्था निष्ठा में वृद्धि करना और साथ ही साथ संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ उन परिस्थितियों की अनुभूति करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा संविधान के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को दूर करना भी हमारा उद्देश्य है। तो YouTube और Zoom दोनों साथियों का हार्दिक स्वागत है। सब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, सुप्रभात मैंने बोल दिया। कड़ाके की ठंड है, मैं जानता हूँ ठंड कड़ाके की है, लेकिन फिर भी आप Zoom और YouTube पर आ जाते हैं। कड़ाके की ठंड है तो क्या करें। अभी एक स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा में रहता, तांजे की करनो है। ठंड पड़ रही है तो पड़ रही है, पर अपने को इससे क्या करना है। हमको तो संविधान सभा की विभिन्न जो विषय है उस पर चर्चा करनी ही करनी है। तो तांजे की करनो है, तांजे आज कई करनो है, संविधान सभा पर चर्चा करनी है। संविधान सभा के 7वें सत्र की ये चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं। जरा देख लीजिएगा किस तरह से चर्चा है ये। 30 नवंबर 1948 आप वार देख सकते हैं। उस दिन वार मंगलवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि चर्चा इस बात की हुई कि संविधान सभा थोड़ा काम धीमे गति से कर रही है, तो क्या करें। संविधान सभा की गति में वृद्धि की जाए या फिर और टाइम दिया जाए। चर्चा में एक विषय ये भी आया, सुबह सुबह बैठते हैं तो शाम को क्यों नहीं बैठते, 3 से लगाकर शाम को 8 तक क्यों नहीं बैठते। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं रुकिए, शाम को नहीं बैठेंगे, हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। तो संविधान सभा की बैठक 9:30 बजे से 1:30 बजे तक हो जाएगी, यानी 1 घंटा बढ़ जाएगा। 1 घंटा जो बढ़ेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा अभी देखेंगे हम। आज के विषय सूची में, आज के एजेंडे में लिखा हुआ है 2 काम, प्रतिज्ञा ग्रहण और रजिस्टर पर हस्ताक्षर और संविधान के मसौदे पर चर्चा। यानी यूट्यूब के जो मेरे साथी है वो थोड़ा ढंग से सुन लीजिएगा। आज संविधान सभा में एक नए मेंबर आ रहे हैं। संविधान सभा में एक नए मेंबर आ रहे हैं, वो प्रतिज्ञा ग्रहण भी करेंगे और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करेंगे। कौन मेंबर है उस पर भी बात करेंगे और संविधान के कौन से अनुच्छेद पर चर्चा हुई उस पर भी बात करेंगे। वैसे आप लोगों के लिए बता देते हैं कि आज आरक्षण जैसे विषय पर बहुत गहनता की और गंभीरता की चर्चा देखने को आपको मिलने वाली है। जरा देखिएगा, ये देखिए 9:30 बजे आज बैठक 9:30 बजे स्टार्ट हो रही है। डॉक्टर H.C. मुखर्जी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो रही है और प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। संविधान सभा में एक नए मेंबर आ रहे हैं, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। प्रतिज्ञा ग्रहण भी कर रहे हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, बिहार के हैं कृष्ण वल्लभ सहाय। इसके बाद में चर्चा होती है अनुच्छेद 11B पर। कल आप लोगों को बताया गया अनुच्छेद 11A मृत्युदंड के संदर्भ में लाया गया था। कहा गया कि जो लोग हिंसक राजद्रोह में इन्वॉल्व है उन्हीं को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, बाकी के लिए मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट जैसी सजा नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा हुई। अब आगे क्या हो रहा है, अमेय कुमार घोष का नाम पुकारा जाता है। अमेय कुमार घोष कह रहे हैं कि मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता और ना ही उस सिद्धांत का विरोध करना चाहता जो मेरे मित्र श्री लारी के संशोधन में सही नहीं थे, जिससे कि उन्होंने कल पेश किया था, किंतु इस संविधान में रखने का मैं अवश्य विरोध करता हूं। यह सच है कि श्रीमान ये दंड बड़ा ही अमानुषिक है। यह भी सच है कि न्यायाधीश इस संदर्भ में गलती कर सकता है, जिससे कि हो सकता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी मिल जाए। पर साथ ही साथ हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि समाज में केवल अच्छे लोग ही नहीं है, उसमें बुरे लोग भी है। चर्चा शुरू हो रही है, मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
दोस्तों आप जानते हैं कल ZH लारी साहब ने एक संशोधन लाया, एक नया अनुच्छेद लेकर आए और उन्होंने कहा कि राजद्रोह को छोड़कर अन्य मामलों में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में विचार रख रहे हैं, कह रहे हैं बुरे लोग भी होते हैं समाज में, अच्छे लोग भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मृत्युदंड भले ही अमानुषिक हो, भले ही न्यायाधीश गलती कर सकते हो, लेकिन मृत्युदंड जैसी सजा बरकरार रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं इस प्रयोजन के लिए ये दुष्ट समाज के अधिकारों को कुचले नहीं, समाज को त्रास न कर दे। राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज को त्रस्त करने वाले लोगों को इस प्रकार का दंड दें। मेरा यह ख्याल जरूर है कि जब लोगों में चेतना आ जाए, जब समाज विकसित हो जाए, तब राज्य ऐसे दंडों के संदर्भ में अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकता है। बिल्कुल अमेय कुमार घोष साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मृत्युदंड जैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ लोग बहुत दुष्ट होते हैं और उस प्रकार के दुष्ट लोगों को सजा देने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वो मृत्युदंड का समर्थन करते हैं। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि जब समाज में लोग विचारशील हो जाए, जब समाज में लोग परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, जब शिक्षित हो जाए, तो राज्य अपनी मृत्युदंड की सजा वाली नीति पर पुनर्विचार कर सकता है। ऐसा अमेय कुमार घोष साहब कह रहे हैं। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। मृत्युदंड के संदर्भ में भले ही संविधान में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं हो, लेकिन आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। अमेय कुमार घोष यही कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जब समाज प्रोग्रेसिव हो जाए, जब समाज एजुकेटेड हो जाए, जब समाज मैच्योर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस नीति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ऐसी बात उन्होंने 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक की शुरुआत में ही कह दी थी। तो मेरे हिसाब से मेरे मित्रों को ये बात समझ में आ गई होगी, यूट्यूब वाले और जूम वाले सबको समझ में आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं, हमारे सामने अनेक गंभीर समस्याएं हैं, हमारे सामने रोज भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए कभी कभी राज्य के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे अपराध जिनसे राज्य और समाज को खतरा हो, उनके लिए मृत्युदंड जैसी सजा होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में अमेय कुमार घोष साहब कहना चाहते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मैं श्री लारी द्वारा जो संशोधन लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। वो कह रहे हैं। इसके बाद में के हनुमंतैया जो कि मैसूर से संविधान सभा के मेंबर है, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, श्री लारी ने जो संशोधन उपस्थित किया उसे उन्होंने दया भाव के आधार पर तथा प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर उपस्थित किया। मृत्युदंड को हटा देने का प्रश्न विवादास्पद है और मेरा यहां श्री लारी से मतभेद है। उस समस्या पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना होगा, ऐसा के हनुमंतैया साहब कह रहे हैं। तो जो मेरे मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, खासकर जो मेंस का एग्जाम देते हैं, आरएस का मेंस देते हैं, सिविल सर्विस का मेंस देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो निबंध वगैरह लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं, या वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो भाग लेते हैं, वे अपने तर्कों को यहाँ से मजबूत कर सकते हैं। या स्पष्ट शब्दों में वो क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि दो दृष्टिकोण से हमको विचार करना होगा। एक तो अपराधी के दृष्टिकोण से इस पर हमें विचार करना होगा, दूसरा राज्य के दृष्टिकोण से मैं ऐसा समझता हूं कि अपराधी मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास को ही पसंद करेगा। पर अभी कुछ दिन पूर्व मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शाह का एक नाटक पढ़ने का संयोग मिला। नाटक बहुत ही अच्छा था, जिसमें फ्रांस की एक प्रसिद्ध वीरांगना का चित्रण किया गया था। वो वीरांगना आजीवन कारावास की बजाय ये चाहती थी कि अग्नि की आहुति देकर उसका शरीर का अंत किया जाए। लेखक ने उसके इस विचार का बड़ी खूबी से चित्रण किया और इस नाटक के पढ़ लेने पर मुझे अपनी ये धारणा बदलनी पड़ी कि अपराधी मृत्यु के बजाय ये पसंद करेगा कि उसे आजीवन कारावास के शून्य चार दीवारी में एकाकी रहने दिया जाए, जहां उसे समाज संपर्क की कोई गुंजाइश न हो। ये तो अपराधी का दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण राज्य का यह दृष्टिकोण है कि जिस व्यक्ति को और मनुष्य के जीवन के प्रति कोई ममता नहीं हो, कोई दया भाव नहीं हो, उसके जीवन के प्रति राज्य में भी कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। समाज केवल सुधार के बल पर नहीं टिक सकता, बल्कि इस कारण से भी कि लोगों में भय की स्वाभाविक प्रवृत्ति विद्यमान है। वो कह रहे हैं कि समाज केवल सुधार का इंतजार नहीं कर सकता, कई बार अपराधियों के मन में भय भी पैदा करना होता है। अगर भय पैदा नहीं हुआ
तो ऐसी स्थिति में अपराधी और अधिक अपराधी प्रवृत्ति का होता जाएगा। इसलिए जब मृत्युदंड जैसे विषय पर विचार करते हैं तो आपको दो दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक, अपराधी क्या सोचता है वो दृष्टिकोण रखना चाहिए, और दूसरा, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। ऐसा के हनुमंतैया साहब अपनी बात को कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, कुछ उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप गॉडसे की घटना को ही ले लीजिए। नाथूराम गॉडसे का उल्लेख करते हुए शायद दिखाई देते हैं, हालांकि नाथूराम नाम नहीं बोला, उन्होंने बोला आप गॉडसे की ही घटना ले लीजिए। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय शायद उनको टोकते हैं, वो कह रहे हैं इस विशेष व्यक्ति का यहां उल्लेख नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हनुमंतैया जी क्या कह रहे हैं, अगर कोई आदमी एक महत्वपूर्ण या महान व्यक्ति की हत्या का सहारा लेता है और इस बात का उसे निश्चय हो जाता है कि 7 या 8 साल के अंदर वह छूट जाएगा, तो उस कुकृत्य की पुनरावृत्ति करने में वह जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी बड़े व्यक्ति का हत्या कर देने के बाद उसे 7 या 8 वर्ष की सजा मिलेगी और इसके बाद वो छूट कर बाहर आ जाएगा, तो ऐसी गलतियां वो बार बार करेगा कि हनुमंतैया साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। वो कह रहे हैं कि किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करने पर अगर उस व्यक्ति को ये लगता है कि 7 से 8 वर्ष बाद में वो जेल से छूटकर वापस आ जाएगा, तो वो ऐसी हरकत वापस कर सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं इस संशोधन को स्वीकार ही नहीं करता। जो लारी साहब ने जो संशोधन रखा उसको मैं स्वीकार नहीं करता। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं ओके, मैं वोटिंग करवा लेता हूं। वोटिंग करवाते हैं तो वो संविधान संशोधन अस्वीकृत हो गया। इस प्रकार से मिस्टर लारी, जो कि मृत्युदंड की सजा समाप्त करना चाहते थे राजद्रोह के मामलों को छोड़कर, उस मामले में जो संशोधन लाया संविधान सभा ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो मेरे यूट्यूब और जूम के साथी बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। Z.H. लारी साहब संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ना चाहते थे जो ये कहता था कि राजद्रोह के अलावा किसी अन्य मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वो संशोधन जो है हमारी संविधान सभा ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर देखिएगा जरा, फिर मोहम्मद ताहिर कोई एक शब्द शाब्दिक परिवर्तन करना चाहते हैं और आप जानते हैं शाब्दिक परिवर्तन की अब परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके बाद में नजरुद्दीन साहब भी शाब्दिक परिवर्तन के बारे में ही कुछ बातें कर रहे हैं। इस तरह से अनुच्छेद लाया जा रहा है। अब जो चर्चा की जाने वाली है, अब चर्चा होगी आरक्षण जैसे विषय पर। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, इसमें आरक्षण का प्रावधान है। कहां है, किस तरह से है, किस आधार पर है, उस पर बात करेंगे। ये आरक्षण कितने वर्षों के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। संविधान सभा इस विषय पर क्या सोचती थी, उस विषय पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिएगा किस प्रकार के प्रावधान अलग अलग सदस्यों के द्वारा लाए जा रहे हैं, उसको जरा देख लेते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब एक संशोधन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी पद या नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा। फिर वो क्लियर कर रहे हैं कि पद का क्या मतलब है। तो जरा देखिएगा, ये तो सीधी और साफ बात है कि जहां तक पद का संबंध है ये खंड बिल्कुल सही है, किंतु नियुक्तियों के संदर्भ में जिसके अंदर मेरी समझ में अन्यंत्र नियुक्तियां भी आ जाती है, यहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऑफिस शब्द के बाद और एम्प्लॉयमेंट का रखना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इसके बाद में प्रोफेसर के.टी. शाह जो कि बिहार के हैं, वो अपना संशोधन रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 10 के खंड 2 में प्लेस ऑफ बर्थ, आप लोग जानते हैं सरकारी नौकरियां समाज के सभी वर्गों के लिए खुली है। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर, उनके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, आप जानते होंगे। प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं कि जो लिखा ना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पर, उसकी जगह पर आप लिख दीजिए प्लेस ऑफ बर्थ के बाद में लिख दीजिए प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया शब्द जोड़ दीजिए। भारत में जन्म के स्थान पर किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लिखो जन्म के स्थान पर, क्यों लिखो भारत में जन्म के स्थान पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
प्रोफेसर केटी साहब तर्क देखेंगे। वो कह रहे हैं इस संशोधन को मैं ये बताने के लिए पेश कर रहा हूं कि ये देश कितना विशाल है कि यहाँ की आबादी से हमें उन सभी गुणों से संपन्न पर्याप्त लोग मिल जाएंगे जो किसी भी दायित्व और विश्वास के पद को सुचारू रूप से निभाने के लिए आवश्यक है। अन्य उपनिवेशों और देशों ने अपने देशों में नियुक्तियों के संदर्भ में आरक्षण की अलिखित व्यवस्था कर रखी है। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले वह अपने ही नागरिकों को पद देते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। इस संदर्भ में कई देशों और उपनिवेशों का उदाहरण हमारे सामने, और ऐसी व्यवस्था करके हम कोई नई बात नहीं कह रहे। इस खंड में अगर आप इन इंडिया शब्द रखते हैं तो इससे यह आवश्यक नहीं है कि जो भारत में उत्पन्न नहीं हुए उनके विरुद्ध भेदभाव बरता जाएगा। केवल इतना ही व्यक्त करने के लिए ये शब्द रखे जा रहे हैं कि भारत में किसी का जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके आधार पर उसकी नियुक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि जन्म स्थान के आधार पर, उसकी जगह पर आप क्या लिख दो, भारत में जन्म स्थान के आधार पर, इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए। ऐसी वो बात कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त इसके पीछे वो तर्क भी देना चाहते हैं। वो फिर दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, कॉमनवेल्थ देशों में इस संदर्भ में क्या व्यवस्था है, इसका भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। और इवन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कनाडा में क्या है, वहां का भी एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार की शब्दावली यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इन इंडिया शब्द लिखने से फायदा क्या होगा, इसकी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब आ रहे हैं। मैं चंद शब्द कहना चाहता हूं श्रीमान, वो उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, जब इस पर विचार विमर्श होने लगे तो आप अपनी बात कह सकते हैं, अभी मत बोलिए। तो भी एम अनंत श्यामनम कंटिन्यू बोलते हैं। सूची नंबर 2 के संशोधन नंबर 77 पर जब आपने पुकारा उस समय मैं सुन नहीं सका था, इसलिए मुझे अब पेश करने दीजिए। जब आपने मेरा नाम पुकारा था तब मुझे आवाज नहीं आई थी, इसलिए मुझे आप अब पेश करने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं उससे पहले ही HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब, जो कि संविधान सभा के एक बहुत गजब के मेंबर है, बहुत एक्टिव मेंबर है, वो क्या बोलते हैं, एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान, क्या इस समय संशोधन पर विचार किया जा रहा है अथवा अनुच्छेद और संशोधनों दोनों पर विचार किया जा रहा है। तो एम अनंत श्यामनम अयंगर बोल रहे हैं मैं खुद एक संशोधन पेश कर रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं बात यह है कि जब मैंने अयंगर का नाम पुकारा कि वो अपना संशोधन पेश करें, उस समय उनका ध्यान कहीं और था और यहाँ क्या हो रहा है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। अब वो अपना संशोधन पेश करना चाह रहे हैं। क्यों, ये बात ठीक है ना? आपके साथ भी तो कभी ऐसा घटित होता होगा। HV कामत साहब कह रहे साहब औचित्य प्रश्न है मेरा कि ये संशोधन पेश करना चाह रहे हैं या अनुच्छेद पेश करना चाह रहे हैं। एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब कह रहे हैं मैं मेरा संशोधन पेश करना चाह रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जब इनका नाम पुकारा था तो इनका ध्यान कहीं और था और यहां क्या हो रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं था। क्या ये बात ठीक है ना? ऐसा वो कह रहे हैं। तो एम अनंत श्याम अयंगर ये कह रहे हैं हाँ महोदय यही बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आपको खास तौर पर रियायत दी जाती है और आप इसे पेश कर सकते हैं। आशा है सभा को मेरी बात स्वीकार होगी। लीजिए साहब, उपाध्यक्ष महोदय ने एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब का नाम पुकारने के बावजूद भी जब उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए उस समय मैं विचार व्यक्त नहीं कर पाया, मुझे अपना संशोधन पेश करने की आज्ञा दी जाए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आपको तो इस बात की छूट दी जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, संविधान सभा में देख लीजिए। फिर माननीय सदस्य कह रहे हैं, वो एक्चुअली में उपाध्यक्ष महोदय सदस्यों को पूछते हैं क्या मैं ऐसा कर लूं क्या? तो सदस्य कह रहे हैं अवश्य कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अवश्य। फिर अयंगर साहब कह रहे हैं आपकी अनुमति से श्रीमान मैं ये प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव रख रहे हैं? वो कह रहे हैं एक्चुअली में जिन अनुच्छेदों में आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है उसमें कुछ शब्दों का वो परिवर्तन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी पद के लिए शब्दों के बाद में किसी पद या नियुक्ति के लिए इस प्रकार के शब्द रख दिए जाए। ये केवल इसी अभिप्राय से रखा जा रहा है कि बात स्पष्ट हो जाए और शब्द पद में इसमें आ जाए कि ये खंड और भी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हो सके, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब आ रहे हैं, वो भी बर्थ शब्द के बाद में रेजिडेंस शब्द रखना चाहते हैं।
अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 ढंग से पढ़ा है, 16 लिखा हुआ है, राज्य जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के बाद में एक शब्द और लिखा हुआ है, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिखा हुआ है, आप बताइए। यस, लिखा हुआ है, सारे लोग कह रहे हैं लिखा हुआ है। जन्म स्थान के बाद में लिखा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का अनुच्छेद जब आया था तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं थी, वहां केवल जन्म स्थान ही लिखा हुआ था। तो अब जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं बर्थ शब्द के बाद में और रेजिडेंस शब्द भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रेजिडेंस। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके बाद में अनुच्छेद किस प्रकार से बनेगा? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। रेजिडेंस शब्द रखने की बात रखी थी जसपत राय कपूर साहब ने। यह बात पता होनी चाहिए। इसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे हैं जरा देखिएगा। मेरा संशोधन का उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो जहां पर भी रहता हो, राज्य के अधीन नियुक्तियों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसका वास स्थान कहीं पर भी हो, देश में कहीं भी राज्य के अधीन सेवा युक्ति हो तो उसे उसकी योग्यता मिलनी चाहिए। समस्त देश के लिए एक नागरिकता है तो देश के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में जो भी सरकारी नौकरी हो उसके लिए सभी लोग समान रूप से योग्य होने चाहिए। ऐसे जसपत राय कपूर कहना चाहते हैं। फिर देखिए, आप लोग जानते हैं, एक बात बताइए जरा, अगर आप जानते हैं तो यूट्यूब वाले भी और जूम वाले भी, सन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? सन ऑफ सॉइल हिंदी में कहते हैं भूमि पुत्र, और भूमि पुत्र की अवधारणा का मतलब क्या है? इस भूमि पर जो लोग रहते हैं पहला अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। अक्सर आपने इस प्रकार की बातें देखी होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान सभा में चर्चा आ रही, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। दुर्भाग्यवश, वो कह रहे हैं जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में प्रांतीयता की भावना बढ़ती जा रही है। बंगाल बंगालियों के लिए, मद्रास मद्रासियों के लिए तथा अन्य ऐसे ही नारे हमें एक एक करके सुनाई दे रहे हैं। ये आवाजें देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। मुंबई मुंबई के लिए, मुंबई वासियों के लिए, ऐसा सुना होगा आपने। क्या कह रहे हैं? यह आवाज देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। हम देखते हैं कि कई प्रांतीय सरकारों ने यह नियम बना रखा है कि प्रांत की नौकरियों में वही लोग रखे जाएंगे जो उस प्रांत में कई वर्षों से रह रहे हैं। हमें यह बताया गया कि हमारा एक प्रांत तो ऐसा नियम बना भी दिया कि वहां की सरकारी नौकरी में वही लोग रखे जाएंगे जो 52 वर्षों से वहां रह चुके हो। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है, यह मुझे समाचार से जानकारी मिली है। संभवतः उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह सच बात है कि प्रांत के लोग अपनी सरकारों को ऐसे नियम बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। प्रांत के लोग प्रांत की सरकारों को इस प्रकार के कानून बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नौकरियां जो है वो यहीं के लोगों को मिलनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ समय से हम नारे सुन रहे हैं कि बंगाल बंगालियों के लिए। क्या ये बात ठीक है? इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए बातें ठीक नहीं है। इसलिए साफ साफ लिख दीजिए कि निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जसपत राय कपूर साहब ने यह संशोधन रखा था। यानी मसौदा संविधान में ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस जैसी शब्दावली उल्लेखित नहीं थी। हरमन भाई, आज ये कौन जुड़े हैं? सुल्तान सिंह जी साहब। ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस जैसी शब्दावली वहां लिखी हुई नहीं थी मसौदा संविधान में। ये बात किसने कही थी? ये बात जसपत राय कपूर साहब ने कही। तर्क क्या दिए ये भी मैंने आपके सामने रखे। अब उपाध्यक्ष महोदय थोड़े से नाराज हो रहे हैं। क्या नाराजगी कर रहे हैं जरा देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं जो सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं उनसे ज्यादा तो बैठे हुए सदस्य आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। कमाल है ना, कमाल की बात है। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रहा था श्रीमान कि अगर इस ख्याल से कि सरकारी काम सुचारू रूप से चल सके
प्रांतीय सरकारें ये नियम बना ले कि प्रांत की सरकारी नौकरियों में वही नियुक्त किए जा सके जिन्हें प्रांत की भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, तो ये बात समझ में आ सकती है, ये बात समझ में आ सकती है। हाँ, अगर आप ये नियम बनाते हो कि अगर राजस्थान में नौकरी करना चाहते हो तो राजस्थान की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, महाराष्ट्र में नौकरी करना चाहते हो तो मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पंजाब में नौकरी करना चाहते हो तो पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन राजस्थान में नौकरियां केवल राजस्थान के लोगों के लिए होगी, ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? भाषा का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उस राज्य में आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं। इसके लिए स्थानीय दशा का ज्ञान भी अगर आवश्यक ठहरा दिया जाए तो इसे समझ सकता हूं। अगर आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जूम वाले ध्यान से सुन लीजिएगा। राजस्थान आर्ट और कल्चर, राजस्थान इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके पीछे कारण यही है। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पीछे कारण यही है। आप ऐसा पंजाब में भी देखेंगे, ऐसा यूपी में भी देखेंगे, आंध्रा में भी देखेंगे, किसी भी राज्य में देखेंगे, वहां की भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वहां की दशाएं, वहां की संस्कृति, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन वहीं का निवासी वहां के जॉब के लिए ही योग्य होगा, ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसा जसपत राय कपूर साहब कह रहे हैं। बताओ मुझे जरा दोस्तों, यूट्यूब और दोनों बताइए, क्या इस बात में कितना दम है? गजब का दम है भाई, गजब का दम है। वो कह रहे हैं ये सारी शर्तें तो समझ में आ सकती हैं क्योंकि सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है, किंतु ये नियम रखना कि प्रांत की सरकारी नौकरियों में नियुक्त किए जाने वाला वही व्यक्ति पात्र होगा जो 52 वर्षों से रह चुका है, बुद्धि शून्य स्थिति है। 52 वर्ष का आदमी अगर नियुक्त हो तो वो केवल 3 साल ही काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति 52 साल से उस पर्टिकुलर राज्य में रह रहा है और वो ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है तो इसके बाद तो वो 3 साल ही काम करेगा, इसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। 52 वर्ष का आदमी अगर नियुक्त हो तो वो केवल 3 साल ही तो और काम कर सकेगा क्योंकि इतने में तो उसकी मियाद ही पूरी हो जाएगी। मेरा कहना यह है श्रीमान, इस प्रवृत्ति का हमें कठोरता से समन करना होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकारी नौकरियों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए जब तक कि सुचारू रूप से काम करने के लिए यह आवश्यक नहीं हो। देश को एक रखना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े। देश को हमको एक रखना है, चाहे इसके लिए हमको जो कीमत चुकानी पड़े। देश की अखंडता की रक्षा हमें हर मूल्य देकर चुकानी होगी। क्या गजब के विचार थे संविधान सभा के मेंबर्स के। इसके बाद में कुछ संशोधन और पुकारे जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा। नाम आता है के एम मुंशी जी का, जो कि मुंबई के हैं। के एम मुंशी जी खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं। विकास बाबू, दुर्गा जी, ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी जी खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं। वो संशोधन ला रहे हैं। मैं यही तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं कि मसौदा समिति ने जरूर मसौदा संविधान तैयार किया था, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि मसौदा समिति के सदस्य खुद संशोधन नहीं रख सकते थे, वे भी संशोधन रख सकते थे। तो यूट्यूब के जो मेरे साथी है, बहुत ध्यान से इन बातों को समझिएगा। संविधान सभा के सदस्य तो उसमें संशोधन रखते ही रखते थे, मसौदा समिति के सदस्य भी उसमें संशोधन रखते थे। कभी आपको दिखाई देंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, अब आपको दिखाई दे रहे हैं के एम मुंशी जी। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। के एम मुंशी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब, और रेजिडेंस शब्दों की जगह जिन्हें रखने का यहां प्रस्ताव है, रेजिडेंस शब्द रखा जाए। और रेजिडेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमा डाल के सीधा रेजिडेंस लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये शाब्दिक संशोधन है, क्या इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे मैं अभी देख लेते हैं, क्योंकि शाब्दिक संशोधन स्वीकार न करने की बात कही गई थी। याद है ना आप लोगों को, कहा कि शाब्दिक संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष के पास इस बात का पावर होगा कि वह किसी भी शाब्दिक संशोधन को रद्द कर दे। जरा देखें क्या हो रहा है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब आएंगे। क्या ये शाब्दिक संशोधन पर रोक नहीं है श्रीमान? हमें तो आपने रखने नहीं दिया और आप इनको रखने दे रहे हैं, क्या ये शाब्दिक संशोधन नहीं है? तो उपाध्यक्ष के एम मुंशी जी क्या कह रहे हैं? ये निर्णय देना कि प्रस्तुत संशोधन उस श्रेणी में आता है या नहीं आपका काम नहीं है, अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष तय करेंगे कि यह शाब्दिक संशोधन है या नहीं है। फिर उपाध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके लिए मैं अनुग्रहित हूं
और उस पर विचार किया जाएगा। श्री मुंशी, आप अपनी बात कहिए, उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया। अब मुंशी जी क्या कह रहे हैं, बस मुझे इतना ही कहना है, खंड में रेजिडेंस शब्द जो है उसमें और शब्द लिखा हुआ है, उसे हटाने के लिए ये रख रहा हूं। आप जान रहे हैं दोस्तों, जसपत राय कपूर साहब ने एक संशोधन रखा और उन्होंने कहा OR अंग्रेजी वाला और रेजिडेंस लिख दीजिए, या रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। के मुंशी जी कह रहा है और लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए जन्म स्थान कॉमा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब आ रहे हैं, जो खुद प्रारूप समिति के मेंबर हैं। प्रारूप समिति जूम वाले नहीं बताएंगे, यूट्यूब साथी बताएंगे। जरा बताओ तो प्रारूप समिति के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? प्रारूप समिति के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? यूट्यूब वालों के लिए यह प्रश्न है, प्रारूप समिति के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखना चाह रहा हूं किस किस के जवाब आते हैं। आइए आइए, अभी तो क्या हुआ? अरे रुक जाइए, जूम वालों रुक जाओ यार, तुम्हें बड़ी फुर्ती है। मैं तो यूट्यूब वालों से पूछ रहा हूं। मसौदा समिति, क्या बात है, एक ने जवाब दिया अभी। पांडुलेखन समिति, धर्मेंद्र कुमार, क्या बात है, मजा आ गया भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी, वाओ वेरी नाइस। मसौदा समिति, राज बसारिया जी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। एक और ध्यान रखना, क्या बात है, राम मेघवाल जी ने भी कहा मसविदा समिति। ड्राफ्टिंग कहिए, मसौदा कहिए, पांडुलेखन कहिए, मसविदा कहिए, सब एक ही है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाह यूट्यूब वाले, आज तो आप छा गए भाई, आज भारी पड़े आप, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि साहब इस अनुच्छेद में एक बात जोड़िए, इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को ऐसा कानून बनाने में कोई रुकावट नहीं होगी जो नियुक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के संदर्भ में अथवा चालू समय के लिए प्रथम अनुसूची में उल्लेखित किसी राज्य के अधीन या उसके राज्य क्षेत्र के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में ऐसी नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अभ्यर्थी के निवास को लेकर किसी प्रतिबंध का विनियमन करता हो। अब मैं आपके सामने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 रखना चाहता हूं। आप जानते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रोजगार प्राप्त करने का यानी लोक नियोजन का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस अनुच्छेद में ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि राज्य जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, आयु के आधार पर या फिर आप देखते हैं जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई। निवास के आधार पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भारत की संसद की है। यानी राजस्थान का राज्य, राजस्थान की विधानसभा अगर कानून बनाकर यहाँ के लोगों को जॉब में अगर प्राथमिकता देना चाहती है तो ऐसा नहीं कर सकती है। इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। क्या आपको आइडिया है? अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर राज्य की किसी पर्टिकुलर वैकेंसी में वहां के लोगों को ही जॉब देने का अधिकार देना है तो इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं है। इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का कानून नहीं था, यह ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। ऐसा प्रावधान अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने रखा और इसके पीछे कारण एक ही है, मैं आपको अभी से स्पष्ट कर देता हूं। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि अलग अलग राज्य की विधानसभाएं, अलग अलग राज्यों के विधानमंडल अपने अपने वहां पर कानून बनाकर अपने राज्य के लोगों को अपनी राज्य की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकते हैं। इसलिए हमने ये अधिकार राज्यों को नहीं दिया है। इसलिए इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमने किसको दिया है? संसद को दिया है। 16(3) में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निवास के आधार पर प्राथमिकता के संदर्भ में विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद के पास है। मैं आपके सामने पढ़कर इस अनुच्छेद को सुना लेता हूं। अंशु सही कह रहे हैं, 16(3) कह रहे हैं, बिल्कुल 16 जो 4 कह रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। जरा देखिएगा, मैं पढ़कर सुनाता हूं। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को
कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा व्यक्त करती हो। ये बात अनुच्छेद 16(3) में लिखी हुई है और निवास के आधार पर अगर प्राथमिकता देने के संदर्भ में कोई प्रावधान करना है तो इस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। मसौदा जो संविधान रखा गया उसमें इस प्रकार की बात लिखी हुई नहीं थी। ये प्रस्ताव किसने रखा? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने रखा। क्यों रखा उसका कारण मैंने आपको पहले से बता दिया। ध्यान रखिएगा, यह प्रस्ताव अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने रखा है और पीछे तर्क जो है बिल्कुल साफ साफ है। यही कह रखा है कि पार्लियामेंट व्यापक सोचती है, वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किसी राज्य का विधानमंडल संकुचित विचार के साथ इस प्रकार की बातें कर सकता है। जैसे वो अपनी बात कह रहे हैं तो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं श्रीमान। मेरे माननीय मित्र यहां जिस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त कर रहे हैं वो लिख रहे हैं एनी स्टेट और फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे स्टेट, जैसा कि 16(3) में आज भी लिखा हुआ है। तो वो इसका एनी स्टेट शब्द का क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, लंबे समय से स्टेट शब्द को लेकर बहस चल रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भी स्टेट आता है, आप जानते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आप ये भी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद आज का जो 12 है उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान का आज का जो अनुच्छेद 36 है उसमें भी इस प्रकार की शब्दावली आती है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रांत जिसको हम अंग्रेजी में स्टेट्स कहते हैं उसके लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग है। तो राज्य शब्द को लेकर एक लंबी बहस चलेगी और एच.वी. कामत साहब आपको संविधान सभा में कई जगह पर इस शब्द की परिभाषा को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे, आप देख सकते हैं। और एच.वी. कामत साहब और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बीच में इस विषय को लेकर थोड़ी सी बहस भी चल रही है। वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि ये तो स्पष्ट है कि हमने भागों का उल्लेख नहीं किया, हमने केवल फर्स्ट शेड्यूल कहा है। फर्स्ट शेड्यूल में जो राज्य आते हैं वो सब राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। तो फिर एच.वी. कामत साहब वापस बोलते हैं कि अनुच्छेद 1 में कहा गया कि राज्यों का क्या मतलब है, फिर आप भाग 4 में भी कहते हैं, फिर भाग 3 में भी कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि इसमें अंतर दर्शाने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। फिर एच.वी. कामत साहब थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं अगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। वो संतुष्ट नहीं दिखाई दिए, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई मेरी बात का कोई अगर जवाब नहीं है तो फिर मुझे कुछ बोलना ही नहीं। फिर इसके बाद में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अपनी बात को आगे रख रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हम क्यों चाहते हैं, ताकि संसद के पास ही इस प्रकार का कानून बनाने की पावर रहे। इसको लेकर बहस चल रही है। तो इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे हैं कि मेरा सुझाव है कि हम लोग दूसरे संशोधन को ले सकते हैं और इस बीच माननीय सदस्य श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर से मिलकर ये कोशिश करें कि श्री अय्यर उनका मत मान ले। मेरी समझ में हमारी कठिनाई का यही व्यवहारिक समाधान है। एक्चुअली में यहाँ जो शब्दावली रखी जा रही है इसको लेकर संविधान सभा के कुछ सदस्यों और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बीच में मतभेद है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूँ, आप अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर से अलग से मिलकर इस बारे में डिस्कशन कर लें, तब तक हम दूसरे अनुच्छेदों पर चर्चा कर सकते हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं? मेरा सुझाव है कि चूंकि ये केवल एक शाब्दिक संशोधन है इसलिए इसे मसौदा समिति पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? नजरुद्दीन जी अहमद साहब के तो खूब सारे संशोधनों को शाब्दिक संशोधन मानते हुए खारिज किया गया था, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो ना, आप वहां पर डिस्कशन कर लेना। एक बहन मेरी पूछ रही है सर क्यों चाहते हैं कि ओनली संसद ही बनाए? अरे मैंने बताया ना भाई, संसद व्यापक सोच रखती है, संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का विधानमंडल केवल राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का विधानमंडल संकुचित विचारधारा रखते हुए अपने राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान कर सकता है। अगर राज्य विधानमंडल पर अगर हमने छोड़ दिया होता तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां देता, राजस्थान फिर राजस्थान के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां देता, यूपी वाले फिर यूपी के लिए ही सरकारी नौकरियों में यूपी के लोगों को ही प्राथमिकता देते। ये कानून, इस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को देना बहुत जरूरी था। इसलिए श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो प्रस्ताव रखा वो स्वीकार भी हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। मेरी बातों को आप लगातार सुनते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि ओके,
अब मैं दूसरा संशोधन लेता हूं, अभी इस पर राय लेने हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके बाद में वो अनंत श्यामनम आयंगर साहब का नाम पुकारते हैं, वो भी शब्द के ही संदर्भ में है। फिर इसके बाद में दामोदर स्वरूप सेठ आ रहे हैं जो संयुक्त प्रांत से है। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 10 का खंड 2 हटा ही दो, जो आरक्षण का प्रावधान करता है वो खंड हटा दो। क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिएगा। इसका कारण यह है कि ये खंड यूं देखने में बहुत ठीक और तर्क संगत है, पर सैद्धांतिक दृष्टि से यह गलत है। नौकरियों में नियुक्ति या पद के संदर्भ में पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था रखने का मतलब ही ये है कि ना अच्छी हुकूमत रह पाएगी और ना शासन संबंधी कार्य ही दक्षता पूर्वक चल सकेगा। और फिर पिछड़े हुए वर्ग की व्याख्या करना भी आसान नहीं है। किसी पिछड़े हुए संप्रदाय या वर्ग को परखने की क्या कसौटी होगी, यह भी तय करना कठिन है। इसलिए वो कह रहा है कि आरक्षण वाला प्रावधान ही हटा दो, क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर ये नया खंड रखा जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि आलोचनाएं होगी और पक्षपात बढ़ेगा, और इन बातों का सांप्रदायिक इन बातों का पंथ निरपेक्ष राज्य में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि पिछड़े हुए वर्ग को शिक्षा संबंधी योग्यता बढ़ाने के लिए और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए जरूरी सुविधाएं और रियायतें नहीं दिया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब यही है कि पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त करने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन के विवेक पर हमें छोड़ देना चाहिए, और किसी भी वर्ग को इस आधार पर हमें कोई भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए कि वह दलित वर्ग का व्यक्ति है। दामोदर स्वरूप सेठ साहब साफ शब्दों में आरक्षण जैसे प्रावधान का हटाने का प्रावधान का संशोधन रखते हैं। अपनी बात कहते हैं, संशोधन तो नहीं रखते हैं, नहीं संशोधन ही रखते हैं। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 10 का खंड 2 हटा दीजिए जो आरक्षण का प्रावधान करता है। वो कह रहे हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए कि वह अपने विवेक से कार्य करे, ऐसा वो अपनी बातों के द्वारा कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 345 से 349 के लिए नाम पुकारते हैं, और लक्ष्मीकांत मैत्र कहता है कि भाई मैं 345 मेरे नाम से, मैं वो नहीं रख रहा हूं। फिर उपाध्यक्ष महोदय 346 से 349 के बीच में 348 को चुनते हैं जो हृदयनाथ कुंजरू के नाम से है। हृदयनाथ कुंजरू जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिएगा। हृदयनाथ कुंजरू जी के शब्दों को सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 10 के खंड 3 में शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, राज्य को पिछड़े हुए किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों के लिए आरक्षण प्रावधान करने में कोई बाधा नहीं होगी। शब्दों के बाद ये शब्द रखे जाए, कौन से शब्द? शैल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 10 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो भी आरक्षण आप देने जा रहे हो वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक रहेगा। दामोदर स्वरूप सेठ साहब ने पहले बात दूसरी कही। इसके बाद अब हृदयनाथ कुंजरू जी जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सरकारी नौकरियों में आप आरक्षण देने जो जा रहे हैं वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक ही रहना चाहिए। साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है, शैल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 10 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष तक ये आरक्षण रहना चाहिए। ये बात, ये संशोधन किसने रखा? हृदयनाथ कुंजरू जी ने रखा। क्या कहना चाह रहे हैं अभी देखेंगे, क्या तर्क दे रहे हैं। सिद्धांत, वो कह रहे हैं सिद्धांत मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि उन वर्गों के हितों की रक्षा की जाए जो इस समय बिना मदद के अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, किंतु इस अनुच्छेद का जो वर्तमान स्वरूप है उससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। पहली बात तो यह है कि पिछड़े हुए शब्द की व्याख्या कहीं पर भी संविधान में नहीं दी गई है। संविधान में अनुच्छेद 301 पर एक अनुच्छेद है जिसमें पिछड़े हुए वर्ग की दशा जांच करने के लिए कमीशन का उल्लेख है। आज जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो आपको दिखाई देता है उस समय इसकी संख्या 301 थी। हृदयनाथ कुंजरू जी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ प्रावधान कीजिए। इस बात से मैं सिद्धांत सहमत हूं, लेकिन आरक्षण जैसा प्रावधान के बारे में वो ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी पिछड़ा कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी व्याख्या नहीं की गई। और अनुच्छेद 301 जिसे आजकल हम अनुच्छेद 340 के नाम से जानते हैं, वहां पर एक कमीशन का उल्लेख है जो पिछड़े वर्ग की दशा का जांचने का काम करेगा।
किंतु वहां यह कहा गया कि जांच केवल उन्हीं वर्गों के संदर्भ में की जाएगी जो शिक्षा संबंधी और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए। वहां पर भी उन वर्गों की कोई नामावली नहीं दी हुई है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम पिछड़े हुए की पहले व्याख्या करें, ताकि भविष्य में इस अर्थ को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा ना हो। हृदयनाथ कुंजरू जी ने यह बात आज से 75 वर्ष पहले कह दी। उन्होंने कहा, पिछड़े हुए लोग कौन है, पहले इस शब्द की व्याख्या करो, क्योंकि भविष्य में इसको लेकर समस्या आ सकती है। आज जानते हैं आप लोग, आरक्षण के संदर्भ में बहुत सारे मामले देश के बड़े न्यायालय में विचाराधीन है, और कौन आता है बैकवर्ड क्लासेस में, इसी को लेकर ज्यादातर मामले हैं। इसकी और इशारा हृदयनाथ कुंजरू जी ने आज से 75 वर्ष पहले ही कर दिया था। इस संदर्भ में मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, क्या जो संप्रदाय जीवन की दौड़ में पीछे हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था तो रखी जाए। वो आरक्षण का विरोध नहीं करते, वो कह रहे हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था तो रखा जाए, पर ऐसा करने में क्या यह वांछनीय नहीं है कि इसके लिए जो विशेष प्रावधान किए जाए वह अनिश्चित काल तक लागू रहे? या राज्य तथा पिछड़े हुए वर्ग दोनों के हित में आप ये वांछनीय नहीं समझते कि इन वर्गों के आरक्षण के लिए जो विशेष प्रावधान रखे जाए वह एक निश्चित अवधि के लिए हो? वो अवधि का उल्लेख करना चाहते हैं, वो अवधि का उल्लेख करना चाहते हैं। अगर यह अनुच्छेद इसी रूप में रखा जाता है और पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां अथवा पदों के आरक्षण की व्यवस्था रखी जाती है, तो हो सकता है राज्य ये समझने लग जाए कि उसने ये व्यवस्था करके पिछड़े हुए वर्गों के प्रति अपना कर्तव्य पालन कर दिया। मैं समझता हूं और मेरा यह विश्वास है कि यह सभा अगर इसे अपनी मर्जी पर काम करने दिया जाए तो इस बात से सहमत होगी कि वांछनीय यही है कि ऐसे प्रावधान के प्रवर्तन की समय समय पर जांच करनी चाहिए, ताकि हमें यह मालूम हो सके कि राज्य इन वर्गों को इनकी वर्तमान दशा से ऊपर उठाने के लिए तथा इस योग्य बनाने के लिए कि वह अन्य वर्गों के साथ बराबरी के दर्जे का मुकाबला कर सके, यथोचित कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अनिश्चित काल के लिए व्यवस्था मत कीजिए, एक सर्टेन पीरियड डालिए, और उन्होंने संशोधन रखा और कहा कि 10 वर्ष का टाइम पीरियड डाल दीजिए, ताकि इसके बाद में राज्य ये समीक्षा कर सके कि वाकई में जिन उद्देश्यों को लेकर आरक्षण दिया गया था वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा तीसरा तर्क है कि श्रीमान की अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें दलित वर्ग और अनुसूचित जातियां भी अवश्य शामिल होनी चाहिए, विधानमंडल के स्थानों के संदर्भ में जो प्रावधान रखा गया वह इस संविधान के अनुसार एक सीमित अवधि के लिए। वो कह रहे हैं कि साहब आपने लोकसभा और विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान किए गए उसमें तो अवधि लिखी, तो फिर इसमें भी अवधि लिख दीजिए, ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 30 नवंबर 1948 को। इसका मतलब यह हुआ कि मसौदा संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था। आप जानते हैं अभी वर्तमान सिस्टम में या संविधान जब लागू हुआ था उस वाली व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के लिए राज्य विधानमंडल या फिर नौकरियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था, लेकिन मसौदा संविधान में था। क्योंकि वो कह रहे हैं हृदयनाथ जी कुंजरू, वो कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल और संसद में जब हम आरक्षण एक सीमित अवधि के लिए कर रहे हैं तो फिर सरकारी नौकरियों के लिए भी आप 10 वर्ष की अवधि डालिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समय इन वर्गों के लिए इस आशय का प्रावधान बहुत ही आवश्यक है, और हर आदमी को यह बात साफ समझ में आती होगी कि विधानमंडल में इनको प्रतिनिधित्व देना नौकरियों के प्रतिनिधित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी संप्रदाय को विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो समय समय पर इसके प्रतिनिधि अपनी मांग के संदर्भ में वहां आवाज बुलंद कर सकते हैं और इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि नियुक्ति के संदर्भ में या अन्य मामलों में भी जहां अन्याय उनके साथ हुआ उसका सुधार हो जाए। पर अगर विधानमंडल में इनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाता है तो अन्य मामलों में आप चाहें उन्हें संरक्षण दें, इनकी अवस्था बड़ी ही असहाय होगी। भाई देखिए, हृदयनाथ जी कुंजरू जी एक बात गजब कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि संसद में और राज्य विधानमंडल में आपने आरक्षण दिया है और उसमें आप 10 वर्ष का प्रावधान कर रहे हो। वहां 10 वर्ष के बाद में हो सकता है कि आप उस आरक्षण को खत्म कर दो, और यहां पर आप जो है अवधि लिख नहीं रहे हो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो संसद और राज्य विधानमंडल में जो इन समुदाय के जो लोग जाकर अपनी बात को मजबूती से जो रखने वाले, वहां तो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और यहां आरक्षण फिर कौन, उसके बारे में कौन बात करेगा। इसलिए यहां पर भी अवधि लिखो और वहां पर भी अवधि लिखो, इस प्रकार की बात वो कहना चाह रहे हैं।
अन्य जो सहायता आप इन्हें देते हैं उसे बंद कर देने से इनका उतना अहित नहीं होगा जितना कि व्यवस्थापिका में इनके प्रतिनिधित्व के समाप्त करने से होगा। क्या गजब की बात कही कि दलितों का, अनुसूचित जनजातियों का अहित उतना नहीं होगा जितना कि संसद और राज्य विधानमंडल में उनके आरक्षण समाप्त करने से होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब संविधान में यह प्रावधान रखा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें दलित और अनुसूचित जनजातियां भी शामिल है, जिसमें कि किसी भी परिभाषा के अनुसार हम पिछड़े हुए वर्ग को शामिल करना चाहिए, स्थान संबंधी जो संरक्षण दिया गया वह 10 वर्षों के लिए सीमित है। अनुच्छेद 305 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए उनकी संख्या के आधार पर स्थान संबंधी प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान है वह केवल 10 वर्ष तक ही, अधिक नहीं, बिना किसी परिवर्तन के चालू रहेगा। संविधान की प्रारंभिक तिथि से 10 वर्ष की अवधि बीतने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा, जब तक कि संविधान में संशोधन करके इसके प्रवर्तन को आगे नहीं बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि संविधान में 10 वर्ष के लिए प्रावधान था संसद में और राज्य विधानमंडल में आरक्षण के बारे में कह रहा हूं, फिर हमने 20 किया, फिर 30, 40, 50, 60, 70 और 80 किया। उसी की और हरदेनाथ जी कुंजरू साहब संकेत करना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आखिर में यहां ये कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 10(3) में तथा अनुच्छेद 296 में क्या परस्पर संबंध है। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड शब्द भी क्लियर नहीं है, इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। फिर देखिए वो आगे आखिर में अपनी बात को रखते हुए क्या कह रहे हैं, अभी कुछ समय के लिए जरूरी है, पर इस बात पर जोर दिया गया था कि अब जो भी आरक्षण देना जरूरी समझा जाए उसकी अल्पकालिक व्यवस्था ही की जाए, ताकि देश की समस्त आबादी मिलजुल कर पूर्णतः एक हो जाए और किसी संप्रदाय या वर्ग को यह प्रलोभन न हो कि वह अपने लिए इस प्रकार की व्यवस्था करे। इन कारणों के आधार पर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं और वो आगे यहां तक भी बात कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं अपना संशोधन पेश करता हूं जो कि मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर को यह हरगिज पसंद नहीं आएगा। ये भी बात कह रहे हैं वो। खैर छोड़िए, उपाध्यक्ष महोदय आगे क्या कह रहे हैं, अन्य संशोधन जो इस श्रेणी में आते हैं वह 346, 347 और 349 है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लोग ये चाहते हैं कि वे इन संशोधनों पर मत लो। इसके बाद में संशोधन पेश नहीं किए गए। फिर नाम आया VI मुन्नीस्वामी पिल्ले जो कि मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं अपना 353 नंबर का संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं वाद विवाद के समय आप ऐसा कर सकते हैं, फिलहाल अभी आपको यह बोलने का इधर अधिकार नहीं है। इसके बाद में अजीज अहमद खान साहब ये भी एक शब्द हटाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड खारिज कर दिया जाए, बैकवर्ड शब्द जो है वो यहां से हटा दिया जाए, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि भाई इस जो संशोधन इन्होंने रखा उसके संशोधन के ऊपर भी एक संशोधन और है, लेकिन वो शाब्दिक संशोधन है इसलिए वो रखने की परमिशन नहीं देते। फिर इसके बाद में लोकनाथ मिश्र जी का नाम पुकारा जाता है लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं रखना है। इसके बाद में प्रोफेसर KT शाह का नाम पुकारा जाता है, तो प्रोफेसर KT शाह संशोधन रखना चाहते हैं। शाब्दिक परिवर्तन भी है और थोड़ा बहुत कुछ और भी है। वो कह रहे हैं इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक संस्था के कार्य प्रबंध से संबंध कोई पदधारी अथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का अनुयायी व्यक्ति ही होगा। ये प्रस्ताव जो है ये प्रोफेसर KT शाह साहब ने रखा था, आज ही के दिन रखा था। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ और संशोधन है जो कि शाब्दिक है, मैं उनको रखने की परमिशन नहीं देता हूं। 367 और 368 पेश ही नहीं किए गए। इसके बाद में संशोधन नंबर 82 जो था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम था, लेकिन उसके ऊपर HV कामत साहब ने आपत्ति उठाई तो उपाध्यक्ष महोदय कुछ बोले नहीं। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो HV कामत साहब ने जो आपत्ति उठाई है, मुझे लगता है कि KM मुंशी जी की व्याख्या से उनको संतोष हो गया होगा, लेकिन HV कामत साहब क्या कह रहे हैं, नहीं श्रीमान, उनकी व्याख्या से मेरी कठिनाई दूर नहीं हुई है, मुझे जो संदेह है वो अभी भी दूर नहीं हुआ। अगर वो समझा सकते हैं तो इस संदर्भ में उन्हें फिर समझाने दीजिए, मैं अपनी बात पर जोर दूंगा, वो ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद में घनश्याम सिंह गुप्ता आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं,
श्री कामत ने जो सवाल उठाया वह सचमुच परेशान करने वाला है और इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है। इसके बारे में कोई शक तो हो नहीं सकता। क्या मेरा संशोधन इस प्रकार से है। फिर घनश्याम सिंह जी गुप्त अपना संशोधन रखते हैं। एक्चुअली में वो जो संशोधन को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो राज्य शब्द को लेकर आ रही है कि भाई राज्य के भीतर कौन कौन आएंगे। अनुच्छेद 1 में कुछ और है, अनुच्छेद 12 में कुछ और है, अनुच्छेद 35 में कुछ और है। घनश्याम सिंह जी गुप्त भी ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट शब्द मसौदे में कई जगह पर आया है। वो 1 और 7 का उल्लेख करते हैं। 7 मतलब आज का अनुच्छेद जो 12 है उसी की ओर वो उल्लेख कर रहे हैं घनश्याम सिंह जी गुप्त साहब। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इस प्रश्न पर वाद अनुवाद करने प्रारंभ करने से पहले मैं एक विशेष बात सभा के सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। जिस खंड पर अब तक वाद विवाद हुआ वह हमारी आबादी के एक वर्ग विशेष पर खास तौर पर असर डालता है, अर्थात उस वर्ग पर जिसके साथ अतीत में बड़ी निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया। आज हम अपने पूर्वजों के कुकृत्यों के लिए यद्यपि प्रायश्चित करने को तैयार है, फिर भी यत्र तत्र अभी भी वही पुरानी कहानी चल रही है और विदेशों में इसे खूब बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाता है। जब भी हम किसी पर मानव दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय आधार पर ऊंचे स्तर पर उठकर विचार करना चाहते हैं तो हमें ताने दिए जाते हैं कि आपके खुद के देश में क्या हो रहा है। आप तो खुद अपने देशवासियों के एक बड़े वर्ग के साथ भयानक व्यवहार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जिनको संशोधन जो रखना था वो रख दिया। अब हम सारे सदस्यों से निवेदन करेंगे कि इस अनुच्छेद पर अब वाद विवाद करें। लेकिन वो वाद विवाद शुरू करने से पहले एक बहुत पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसके लिए हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर हम अपनी बात को बड़ी शान के साथ रखना चाहते हैं तो विदेशी हमारी आलोचना करते हैं, हमारे ऊपर ताने कसते हैं कि तुम्हारे खुद के देश में तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है और तुम अभी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फिर वो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं चूंकि ये जो अनुच्छेद जिस वर्ग से संबंधित है तो मैं चाहता हूं कि इस अनुच्छेद पे सबसे पहले उसी वर्ग के लोग बोले, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस विशेष प्रश्न पर वाद विवाद के संदर्भ में सभा मुझे यह स्वतंत्रता दे कि मैं पिछड़े हुए बंधुओं को पूर्णतः विचार व्यक्त करने की सुविधा दे सकूं। क्या मैं ये अनुमति आप सभा मुझे देती है? तो सभी सदस्य कहते हैं हाँ अवश्य कीजिए। तो इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय पहले श्री गुरंग का नाम पुकारते हैं लेकिन एच.वी. कामत साहब बीच में बोलते हैं। इस अनुच्छेद पर वाद विवाद प्रारंभ करने से पहले क्या आप श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के संशोधन के संदर्भ में किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंच जाएंगे? जिस कठिनाई का मैंने उल्लेख किया उसके संदर्भ में मैं संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर बाद में इसको लेंगे। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब वही स्टेट वाली बात को लेकर आते हैं कि स्टेट के बारे में क्या हुआ। इसके बाद में अरी बहादुर गुरुंग साहब जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो आरक्षण संबंधी प्रावधान जो संविधान में जोड़ा जा रहा है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकाशित करता हूं। इस अनुच्छेद के खंड 3 के प्रावधान को पढ़कर मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हुई, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा यहां मैं ये मानता हूं श्रीमान की पिछड़े हुए वर्ग के अंदर 3 श्रेणियों के लोग आते हैं, एक प्रगणित जातियां, दूसरे कबायली लोग और तीसरे वह विशेष वर्ग जिन्हें अब तक पिछड़े हुए में शामिल नहीं किया। प्रगणित जातियां यानी दलित जातियां, दूसरे एसटी कबायली लोग यानी शेड्यूल ट्राइब और तीसरे जो अभी तक पिछड़े हुए में डाला नहीं गया, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बाद में डाले जाएंगे पर जो शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से पिछड़े हुए, ऐसा मैंने कहा। यदि अनुमति हो तो मैं ये कहूंगा कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम भारत के 90% लोग शिक्षा एवं अर्थ की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। मेरी समझ में पिछड़ा हुआ शब्द का मतलब साफ नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय समुदाय के इस विशेष वर्ग के प्रति अर्थात गोरखा समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उससे मैं च्युत हो जाऊंगा अगर मैंने उनके विचारों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसके बाद में गोरखा की क्या स्थिति है, उनकी संख्या क्या है, उनकी स्थिति के बाद में इस आरक्षण की वजह से उनमें क्या परिवर्तन आने वाले हैं, उस पर वो विचार अपने प्रकट कर रहे हैं। फिर 1947 में गोरखा समाज का क्या योगदान रहा, देश की आजादी में क्या योगदान रहा, उस पर वो अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं राज्य की सम्मति में राज्य अधीन सेवाओं में जिन पिछड़े हुए वर्गों का
प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। एक मेरे मित्र विकास भाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द बार बार लिख रहे हैं, तो देख लीजिए उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राज्य की सम्मति में राज्य अधीन सेवा में जिन पिछड़े हुए वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए अनुच्छेद 10 का यह खंड एक अनुकूल प्रावधान देता है। मैं समझता हूं कि अब इस व्यवस्था में शिक्षित गोरखे, जिन्हें अब तक सेना में ही काम करने का अवसर मिल रहा था, शासन संबंधी कामों में भी लिए जा सकेंगे। मुझे आशा है कि गोरखा समाज, जिसने की सेना में रहकर अब तक अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अब वो शासन संबंधी कार्यों में भी आएगा। और इसके बाद वो धन्यवाद देते हुए बैठ जाते हैं। फिर आ रहे हैं RM नलवदे। आज संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे सदस्य आपको बोलते हुए दिखाई देंगे जो सामान्यतः दिखाई नहीं दिए। आपको थोड़े से नाम बड़े अजीब लगेंगे, लेकिन आपको याद रखने चाहिए ऐसे नाम। RM नलवदे जो कि बंबई से हैं, वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 10 पर जिस पर कि अभी विचार हो रहा है, पिछड़े हुए वर्ग की ओर से मैं समर्थन करता हूं और इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इस अनुच्छेद में और खासकर खंड 3 में पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य अधीन सेवा में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, किंतु पिछड़े हुए वर्ग जो शब्द रखे गए हैं उसका अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। ये ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नरवदे साहब। फिर वो कह रहे हैं, और इनका ऐसा भाष्य भी किया जा सकता है कि इसके अंदर ऐसे भी कई वर्ग आ जाए जो शैक्षणिक दृष्टि से थोड़े समुन्नत है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई पिछड़े में शब्द स्पष्ट नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत है। पिछड़े हुए वर्ग की जो सूची है उनमें ऐसों का उल्लेख है, या इनके बदले अगर परिगणित जातीय शब्द रखे गए होते तो दलित वर्ग के लिए राज्य अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाना और आसान हो जाता। प्रांतों में भी इस आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है, पर वहां इस संदर्भ में हमारा बड़ा ही कटु अनुभव है। शिक्षित और हर प्रकार से पात्र होने पर भी प्रांतीय सरकार के अधीन नौकरियों में दलित वर्ग को मौका नहीं दिया जाता है। अब जबकि स्वयं संविधान में ही ये व्यवस्था लिपिबद्ध की जा रही है, तो अनुसूचित जातियों को अब कोई डर नहीं रहा। इस खंड के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही सेवाओं में हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। डॉक्टर धर्म प्रकाश क्या कह रहे हैं, जो संयुक्त प्रांत से आते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैकवर्ड क्लास की आज तक कोई भी परिभाषा नहीं हुई है, और ना निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना है। यूं तो कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ बैकवर्ड नहीं है, चाहे वह माली हालात में हो, चाहे वो तालीमी हालात में। माली हालात मतलब आर्थिक दृष्टि से हो, और तालीमी मतलब शिक्षा की दृष्टि से हो, और चाहे सामाजिक हालात में। बैकवर्ड सब है, परंतु मेरा अपना विचार है कि यदि बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए सर्विसेज में कोई रिजर्वेशन रखा जाता है, तो यह देखना बहुत ही आवश्यक है कि जो समुदाय सदियों से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, उसकी वास्तव में वर्तमान में परिस्थितियां क्या है और भविष्य में उसका क्या बनने जा रहा है, यह देखना बहुत आवश्यक है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। धर्म प्रकाश जी वो ये भी कह रहे हैं, इसलिए मैं इस संशोधन का उस रूप में समर्थन करता हूं कि बैकवर्ड शब्द हटाकर शेड्यूल कास्ट शब्द रख दिया जाए। मैं समझता हूं कि उनके लिए सर्विसेज में कुछ समय के लिए रिजर्वेशन आवश्यक है, वरना मैं तो इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि लेजिस्लेचर में भी कोई रिजर्वेशन रखा जाए। वो ऐसा कह रहे हैं, और आगे चलकर ये रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए। मेरा तो अपना मत है कि आज इस स्वतंत्र देश में हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, ईसाइयों और सिखों के नाम पर रिजर्वेशन करना और ये जाहिर करना कि ये बहुत ही अल्पसंख्यक है, ये तो कुछ उचित सी बात मुझे मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन हिंदुओं के उस समुदाय का जो हरिजन कहलाता है, जो कि वास्तव में पिछड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए रिजर्वेशन देना उपयुक्त मालूम पड़ता है। इस प्रकार की शब्दावली कही जा रही है, वह भी कुछ समय के लिए ही होना चाहिए, और जब वह समानता प्राप्त कर ले तो मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो इस बात का विरोध करेगा कि उनके लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं। इसके बाद चंद्रिका राम जी आ रहे हैं, जो कि बिहार से हैं। वो क्या कह रहे हैं? जनाबे सदर साहब, मैं इसलिए यहां आया हूं कि आर्टिकल 10 का समर्थन करूं। बहुत से अमेंडमेंट हम लोगों के सामने आए हैं,
जिसमें यह कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के स्थान पर शेड्यूल कास्ट जोड़ दिया जाए। मैं इसके पक्ष में हूं। आप सदस्यों को मालूम होगा कि एडवाइजरी कमेटी में जब यह सवाल आया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन हो, तो उस समय केवल एक वोट से हार गया। नहीं तो आज कानूनी तौर से हरिजनों के लिए यह बात रहती कि उनके लिए सर्विसेज में भी आरक्षण होता। खैर, अब यहां पर बहुत सी बातें हो रही है कि बैकवर्ड क्लासेस क्यों रखा गया और बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन नहीं किया गया। जिन सदस्यों ने सेंसस रिपोर्ट खासकर 1921 और 1931 की रिपोर्ट देखी होगी, उनको मालूम होगा कि वहां बैकवर्ड क्लासेस का डेफिनेशन एक तरह से कर रखा है। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ना कि बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन है। इसके बाद में पी कक्कन साहब आते हैं जो कि मद्रास से। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 10 का समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब तक गरीब हरिजन भाइयों को सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नियुक्ति नहीं मिला करती थी। उच्च पदस्थ अधिकारी केवल अपने ही आदमियों को रखते थे, हरिजनों को नहीं रखते थे। तरक्की के संदर्भ में हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता था। आवश्यक पात्रता और व्यक्तित्व की आशा तो हरिजनों से सरकार कर सकती है, पर योग्यता की आशा उनसे अभी आप नहीं कर सकते हैं। अगर केवल योग्यता को ही ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की जाएगी तो हरिजन अभी नहीं आ सकेंगे। मैं इस सभा के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ वर्गों तक हरिजनों को नियुक्ति विषयक आरक्षण देने के लिए सरकार को खास तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से मैं यह आशा करता हूं कि पुलिस और सेना में भी हरिजनों को और अधिक स्थान देने के लिए वह आवश्यक कार्रवाई करेगी। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि कश्मीर में हरिजन आज बड़े जोश से युद्ध कर रहे हैं। मैं इस सभा को यह जरूर कहना चाहूंगा कि शासन में हरिजनों को और अधिक स्थान मिलना चाहिए और अधिक काम मिलना चाहिए। सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। फिर वापस आते हैं VI मुन्नीस्वामी पिल्ले। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 10 के प्रथम 2 खंडों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि नौकरियों के संदर्भ में सभी नागरिकों को आम अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु जब खंड 3 पर आते हैं तो हमें एक कठिनाई होती है, जैसा कि एक बंधु ने भी यहाँ बताया। और वह कठिनाई यह है कि बैकवर्ड शब्द यहाँ रखा गया पर इसकी समुचित व्याख्या नहीं की गई है। अतः इससे मुझे यह भ्रम पैदा होता है कि जिन संप्रदायों को शासन संबंधी कार्यों से शुरू से ही अलग रखा गया है, उन्हें इससे उनका समुचित भाग मिल सकेगा। अब जब देश में इतना बड़ा उथल पुथल हो रहा है संप्रदायों को, जिनको कि सरकारी नौकरियों के हुए सदा से वंचित रखा गया, अब इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। इसी अभिप्राय से मैंने एक संशोधन की सूचना दी और 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के एक और संशोधन भी आया है, पर मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर सका, जिसका कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। किंतु मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक इस आशय का आश्वासन नहीं मिलता है कि इन संप्रदायों को, मेरा मतलब खास तौर से परिगणित जातियों से है, इस खंड द्वारा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। जब तक यह आश्वासन नहीं मिलता है कि इन संप्रदायों को सभी मौकों पर पूरा ख्याल किया जाएगा और इनको सरकारी नियुक्तियों में काफी अवसर दिया जाएगा, तब तक उनका उत्थान यूं ही रुका रहेगा। ऐसा मुन्नीस्वामी पिल्ले जी कहना चाहते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं टी चानिया, ये मैसूर से हैं, जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 10(3) में बैकवर्ड शब्द रखने से मद्रास से आए हुए सदस्यों के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया है। अवश्य ही ये सच है कि मसौदे में कहीं पर भी बैकवर्ड शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। उत्तरी भारत से आए हुए हमारे माननीय बंधुओं को यह देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि दक्षिण भारत के सदस्यों का बैकवर्ड शब्द के संदर्भ में इतना आग्रह है। उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमानों में एक स्पष्ट भेद है और इसे उत्तरी भारत के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि हिंदुओं में कई वर्ग है जो खेती का काम करते हैं और कई वर्ग है जो कारीगरी का काम करते हैं। ये सभी बैकवर्ड वर्ग में आते हैं। दक्षिण भारत में पिछड़े हुए वर्ग का एक खास अर्थ है। दक्षिण भारत में, जैसा कि मैं जानता हूं, पिछड़े हुए वही समझे जाते हैं जो सामाजिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से उन्नत नहीं है। एकमात्र वर्ग जो अनुच्छेद 10(3) के अंदर वहां नहीं शामिल किया जा सकता है, वह उन लोगों का वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। इस प्रकार से बैकवर्ड शब्द को लेकर बहस चल रही है। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे भाई मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि और भी सदस्यों को बोलना है। अरे फीडबैक लिंक शेयर करो भाई, टेक्निकल टीम, अब तो फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। पर फीडबैक लिंक शेयर करने से क्या होगा, अभी बात तो आई नहीं।
जो सवाल जो पूछा गया वो सवाल तो अभी आया ही नहीं, शेयर तो कर लीजिए, सवाल तो अभी आया ही नहीं। टी चाने साहब आगे कह रहे हैं, वस्तुतः मुझे खेद है कि माननीय पंडित कुंजरू ये समझते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग को केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा श्रीमान कि 150 वर्षों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। टी चानिया जी कह रहे हैं कि हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए मिलना चाहिए। टी चानिया जी कह रहे हैं मैं तो कहूंगा 150 वर्षों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उतने ही काल तक पिछड़े हुए वर्गों का इस अधिकार से वंचित रखा गया। टी चानिया जी संविधान सभा में 30 नवंबर 1948 को यह कह रहे हैं कि आरक्षण जो है 150 वर्षों तक होना चाहिए, क्योंकि 150 वर्ष तक वो इससे वंचित रहे हैं। ये बात टी चानिया जी ने कही थी। टी चानिया जी, आप देख सकते हैं टी चानिया जी ने ये बात कही थी। फिर टी चानिया जी को टोकते हुए उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब आप बैठ जाएंगे क्या श्री चानिया, क्या कृपा करके आप अपनी जगह लेंगे। इसके बाद में शांतनु कुमार दास आते हैं जो कि उड़ीसा के हैं। वो क्या कह रहे हैं, सभापति महोदय बैकवर्ड क्लासेस पर जो बहस हो रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे देश में विदेशी हुकूमत से बुरा असर पड़ा है, इसलिए हम सांस नहीं कर सकते हैं कि ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में से अभी दूर कर दें, और जब तक ये परिस्थिति होगी तब तक हम हरिजनों में या शेड्यूल कास्ट जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में डिमांड करते रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि उसमें कितने हरिजन, कितने मुस्लिम, कितने क्रिश्चियन हैं। आजकल माइनॉरिटी लोगों में ये डर रहता है कि रिजर्वेशन के रहने पर इलेक्शन में और सर्विसेज में वो स्थान नहीं बना पाएंगे। वो ऐसी बात कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जितनी सारी वैकेंसीज आती है उन वैकेंसीज में कितने सारे लोग भरे जाते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में इनकी स्ट्रांग बैकिंग होती है। आपके एडवर्टाइजमेंट से हम क्या फायदे पाते हैं, लेकिन समय समय पर हमको कोई नहीं पूछता है। फिर आखिर आप एडवर्टाइजमेंट करते ही क्यों है? क्या सिर्फ पंडित जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को संतुष्ट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते तो हो, लेकिन हमारे पद तो भरे ही नहीं जाते। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप मूल बात से बैक गए हैं। फिर शांतनु कुमार दास वापस आते हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी वाले गजेस्टेड ऑफिसर भी मुसीबत में पड़ते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दामोदर स्वरूप सेठ जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन है तो रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं बतलाऊंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, कैंडिडेट्स आते हैं, इम्तिहान देते हैं, जो फर्स्ट होकर रह जाते हैं उनका नाम भी लिस्ट में आ जाता है, मगर जब काम में जाने का वक्त आता है तब जो इम्तिहान नहीं देते हैं वह लोग आकर काम में घुस जाते हैं। ये क्या बात हुई? पेपर लीक की बात चल रही है क्या? क्या कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवाता है, कैंडिडेट्स भी आते हैं, इम्तिहान भी देते हैं, और जो फर्स्ट होकर आते हैं उनका नाम लिस्ट में भी आता है, मगर जब काम करने की जब बारी आती है तो जो लोग इम्तिहान नहीं देते वो लोग आ जाते हैं। ये क्या बात है? ये कैसे होता है? वो कहते हैं स्ट्रांग बैकिंग होती है। ये काम में कौन घुसे? मुझे डर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब रिजर्वेशन इलेक्शन में होता है, इसलिए हम यहाँ आकर हमारे सवाल पर बहस कर सकते हैं। जब रिजर्वेशन इलेक्शन में नहीं रहता तो हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो हम मिल ही नहीं सकते। अभी तो हम यहाँ आकर माइनॉरिटी के सवाल पर बहस नहीं देखा करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड इलेक्शन रहना चाहिए। वो बात अपनी कहकर बैठ जाते हैं। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा श्रीमान कि हम में से बहुत से सदस्य ये पसंद नहीं करते हैं कि मार्शल वक्ता के पास जाकर उसे बैठने के लिए कहे। अब कोई मार्शल, जो संविधान सभा में भी मार्शल थे, कोई सदस्य बोलते ही जा रहे तो मार्शल चला गया होगा और कहा कि बैठो यार, आप कितने बोलोगे। तो उन्होंने जसपत राय कपूर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब हम में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि हमको मार्शल आकर कहे कि बैठ जाओ। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मार्शल ने जो कुछ किया उसके लिए मुझे खेद है, पर उन्होंने मेरे आदेश पर ऐसा नहीं किया। वो खुद ही आवश्यकता से अधिक उत्साही है। मार्शल खुद ही बहुत उत्साही है और जाकर बैठा रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। फिर खांडेकर साहब आ रहे हैं, एच.जे. खांडेकर। आपने समय की पाबंदी का जो उल्लेख किया उसके संदर्भ में एक निवेदन करना चाहता हूं। वक्ताओं में अधिकतर हरिजन बंधु ही है,
इसका समर्थन करने से पहले मैं मसौदा समिति के उस मित्र को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनुच्छेद 10(3) में बैकवर्ड शब्द को रखा। अगर यह शब्द यहां ना होता तो परिगणित जातियां का प्रयोजन उतना सिद्ध ना होता जितना कि होना चाहिए। तो वो पहले थैंक्स देते हैं, उसके बाद में वो कह रहे हैं उनकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, परिगणित जातियों की अवस्था बड़ी ही दयनीय है, ऐसा वो कह रहे हैं। इनके उम्मीदवार जब किसी सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं तो वो चुने ही नहीं जाते, क्योंकि उम्मीदवारों को जो लोग चुनते हैं वह हरिजन संप्रदाय के नहीं होते। इस संदर्भ में मैं बहुत से उदाहरण पेश कर सकता हूं, क्योंकि देश के प्राय सभी प्रांतों का मुझे अनुभव है। समुचित योग्यता होने पर भी हरिजन उम्मीदवार को नौकरियों में मौका नहीं दिया जाता और उनके साथ न्याय का बर्ताव भी नहीं किया जाता। अच्छा होता कि यहाँ शेड्यूल कास्ट शब्द रखा जाता, जैसा कि मेरे मित्र मुन्नी स्वामी पिल्ले ने भी संशोधन रखा था। बैकवर्ड शब्द बड़ा ही अस्पष्ट है और फिर इसकी कहीं परिभाषा भी नहीं दी गई है। मैं अपने मित्र श्री चंद्रिका राम के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि जनगणना संबंधी रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी गई है। वहां शेड्यूल कास्ट की परिभाषा दी गई है और इसमें आने वाली जातियों की एक तालिका शामिल कर दी गई है, किंतु मैं समझता हूं कि बैकवर्ड शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। फिर वो अलग अलग बातें कह रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय उनको टोक रहे हैं। अच्छा हो कि आप अपनी बातों को अनुच्छेद तक ही सीमित रखें, राजनीति में क्या हो रहा है उसकी बातें यहां पर नहीं करें, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद खांडेकर साहब वापस आते हैं। इन संप्रदाय की राजनीतिक अवस्था की चर्चा ना भी करें और केवल इसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक स्थिति को ही लें तो इन सभी बातों में भी इस समाज की अवस्था देश की किसी अन्य वर्ग से अधिक शोचनीय है। मैं तो कहूंगा श्रीमान कि परगणित जाति का उम्मीदवार जब भारत सरकार या प्रांतीय सरकारों की किसी जगह के लिए आवेदन करता है तो साधारणतया उसके आवेदन की उपेक्षा ही की जाती है। उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कई कमीशन है, इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रांतीय कमीशन है। आप तो जानते ही हैं श्रीमान कि शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं और अन्य संप्रदायों के मुकाबले में हम नहीं आ सकते हैं। अगर भर्ती करने में हरिजन उम्मीदवारों को योग्यता के संदर्भ में कुछ छूट नहीं दी जाती है तो वो ब्राह्मण समाज या स्वर्ण हिंदू समाज के उम्मीदवारों का मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। अब अगर हमारे उम्मीदवार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रांतीय कमिश्नों के सामने आते हैं तो उन्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि इन कमिश्नों में हमारे प्रतिनिधि है ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रांतीय कमिश्नों को यह आदेश मिलना चाहिए कि इस अनुच्छेद पर अमल करने में वह हरिजन उम्मीदवार या परगणित जातियों के उम्मीदवारों के संदर्भ में योग्यता की कुछ छूट दें और साथ ही इन कमिश्नों में भी हमारे प्रतिनिधि रहने चाहिए। लीजिए साहब, खांडेकर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। ऐसी बात खांडेकर साहब ने 30 नवंबर 1948 को कही थी। हालांकि संविधान में यह प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन जब कभी हम देखते हैं कि जब कभी किसी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता, अक्सर राज्य सरकारें वहां सोशल इंजीनियरिंग करती है। आप जानते हैं ये सब प्रैक्टिकल बात है, उस पर मुझे ज्यादा ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं। आप लोक सेवा आयोग का ढांचा अगर देखेंगे, अगर किसी में 5 मेंबर है, किसी में 7 मेंबर है, तो वो अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार की बात खांडेकर साहब ने की कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमारे लोग होने चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा पर जब बहस कर रहे हैं तो उद्देश्य खाली इतना ही है कि संविधान सभा की यह बहस आपको मालूम पड़े, संविधान सभा के विभिन्न सदस्य क्या सोचते थे वो बात मालूम पड़े। और अक्सर मैं जो कहता हूं कि आंखें जिसे देखती नहीं है दिल उसके लिए रोता नहीं है। हम अक्सर आलोचना कर देते हैं कि ये प्रावधान कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, इससे मेरा हित का नुकसान हो रहा। मेरा या तेरा हित नहीं है। देश उस समय किन परिस्थितियों में था इसे समझना चाहिए। संविधान सभा में जो मेंबर्स थे वो क्या कह रहे थे, उनकी भावनाओं को देखा जाना चाहिए। और नया नया देश आजाद हो रहा था, समाज का एक बड़ा वर्ग किस प्रकार की स्थिति में था, ये सब चीजें सोचकर ही हमें किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए। मैं तो संविधान सभा की बहस इसलिए समझता हूं, इसलिए पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूं और आपके सामने साझा करने के पीछे भी मेरी खाली एक ही मंशा है कि आपको ये सारी बातें मालूम पड़े जो संविधान सभा में हुई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो आपने बात को रख रहे हैं। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल साहब बोल रहे हैं बैकवर्ड शब्द रखा गया, वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड शब्द की परिभाषा होनी चाहिए थी। तो संविधान सभा में कई मेंबर्स ने इस प्रकार की बातें कही। आज बैकवर्ड शब्द को लेकर बहुत सारी बहस चलती है, बैकवर्ड शब्द को लेकर कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। इन सब बारों में संकेत हमारी संविधान सभा की इन बहसों में आपको स्पष्ट रूप से मिल सकता है। फिर वो कुंजरू ने जो संशोधन रखे उसके मैं विरुद्ध हूं। उन्होंने कहा
कि कुंजरू ने जो संशोधन रखा मैं उसके विरुद्ध हूं। श्रीमान वह कहते हैं कि सरकार को यह अधिकार होगा या उसकी इच्छा पर यह निर्भर करेगा कि 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखे। ऐसे कामों के लिए हमें समय के आधार पर कोई मापदंड नियत नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण जैसे प्रावधान 10 वर्षों के लिए नहीं होना चाहिए, समय कोई मापदंड नहीं होता है, ऐसा वे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इन लोगों की अनुन्नति और मंदता तो इन अवस्थाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है जो आज कई शताब्दियों से नहीं बल्कि युगों से चली आ रही है और आसानी से इनका अंत नहीं किया जा सकता। इसलिए इस संदर्भ में हमारा वास्तविक मापदंड यह होना चाहिए कि इन दुरावस्थाओं के विनाश के लिए हम किन उपायों का अवलंबन कर रहे हैं और इनके फलस्वरूप इन लोगों में कितनी उन्नति हुई है। इसलिए जब ये लोग उन्नत हो जाएंगे और ये देश के अन्य वर्गों के समकक्ष आ जाएंगे तो ये आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लीजिए, आपके उस प्रश्न का आंसर मिल गया जो देश का सबसे ज्वलंत विषय रहता है, आरक्षण कब समाप्त होगा। जवाब है, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, वापस सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जो शामिल किया गया उसके पीछे की जो मंशा है वो स्पष्ट हो जाएगी। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इसलिए जब ये लोग उन्नत हो जाएंगे और देश के अन्य वर्गों के समकक्ष आ जाएंगे तो ये आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा वे कह रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके लिए कोई अवधि नियत करना आवश्यक नहीं है। वो कह रहे हैं हो सकता है कि 10 वर्ष से भी कम में वो संप्रदाय उन्नत हो जाए। 10 वर्ष क्यों लिख रहे हो सकता है 2 वर्ष में वो उन्नत हो जाए, तो 10 वर्ष मत लिखो। हो सकता है कि 10 वर्ष से कम में भी ये संप्रदाय उन्नत हो जाए, या हो सकता है 10 वर्ष से भी इसमें 10 वर्ष से भी ज्यादा समय लग जाए। जैसा कि मैंने कहा, इस संदर्भ में मापदंड यही होना चाहिए कि अनुन्नति उत्पन्न करने वाली अवस्थाओं के विनाश के लिए जो उपाय काम में लिया जा रहा है उनका कितना प्रभाव पड़ा और कितनी सफलता मिलती है। इस प्रकार से बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने यहां पर मोहम्मद इस्माइल साहब ने कही, जो मैंने आपके सामने एज इट इज रखी। आप देख सकते हैं संविधान सभा के अलग अलग सदस्य आ रहे हैं। इसके बाद में के एम मुंशी साहब आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभा में जो आलोचना हुई वह मुख्यतः 2 बातों को लेकर हुई। एक तो संशोधन नंबर 82 के दायरे के संदर्भ में और दूसरा बैकवर्ड शब्द को लेकर। के एम मुंशी जी, अब के एम मुंशी जी बोल रहे हैं। आप जानते हैं संविधान सभा के बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, एक्टिव सदस्य थे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 बातों को लेकर आलोचना हुई। इसमें से एक बात है कि बैकवर्ड शब्द की व्याख्या नहीं की गई। क्या जवाब दे रहे हैं मुंशी जी, जरा देखिएगा। मैं पहली बात के संदर्भ में और खासकर अपने माननीय मित्र श्री गुप्त जी ने जो कुछ कहा तथा माननीय मित्र श्री कामत ने जो टिप्पणी की उसके संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि रेजिडेंस शब्द के बारे में बोल रहे हैं वो। मैं चाहता हूं कि सभा यह समझे कि इस अनुच्छेद का दायरा क्या है। अनुच्छेद 10 के खंड 2 में सभा ने और अन्य बातों के साथ रेजिडेंस को भी जोड़ दिया है। लो, रेजिडेंस जोड़ दिया, यानी इनिशियल स्टेज में रेजिडेंस शब्द लिखा हुआ नहीं था, तो उन्होंने ये बात कही। फिर टी कृष्णमाचारी क्या कह रहे हैं, ये जोड़ा तो नहीं गया है, इसका केवल अभी सुझाव आया है। तो फिर मुंशी जी क्या कह रहे हैं, यह प्रस्ताव रखा गया कि यह शब्द जोड़ दिया जाए। खैर, मेरी गलती सुधार दी गई है। हमने इस आशय का एक संशोधन रखा है जिसका मतलब यह है कि हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं और इनिशियल स्टेज में अनुच्छेद 10(2) उस समय का कह रहा हूं जो आज हमें अनुच्छेद 16 के रूप में दिखाई देता है, वहां निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात लिखी हुई नहीं थी। के एम मुंशी जी जो कि प्रारूप समिति के एक सदस्य, उन्होंने कहा हमने इसको स्वीकार कर लिया और हम ये भी लिखने जा रहे हैं कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। फिर वो कह रहे हैं, फिर वो आगे तक बैकवर्ड शब्द पर आएंगे। वो कह रहे हैं, कुछ बातें मैंने अंडरलाइन कर रखी तो मैं चाहता हूं कि वो आपको बताई जाए। यह अर्थ होगा कि कोई भी राज्य, यहां तक कि म्युनिसिपल बोर्ड और स्थानीय बोर्ड जैसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी इस आशय का नियम नहीं बना सकता है कि किसी पदधारी या नियुक्त कर्मचारी के लिए उस स्थान विशेष का निवासी होना आवश्यक है। वो कह रहा है कि ये जोड़ने के बाद अब कोई भी राज्य सरकार, कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड, कोई भी ग्राम पंचायत, किसी भी प्रकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकेगा जिसमें कि पर्टिकुलर जगह के लोगों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। गजब की बात कह रहे हैं। तो ये देखिए शब्द जुड़ गया, आप देख सकते हैं। फिर एच.वी. कामत साहब और के मुंशी जी के बीच में वही राज्य शब्द को लेकर थोड़ी सी वाद विवाद हो रहा है और आखिर में फिर एच.वी. कामत साहब क्या कह रहा है जरा ये भी देख लीजिएगा। वो कह रहा है, यदि मसौदा समिति के बुद्धि संपन्न सदस्य ऐसा समझते हैं तो मैं इस बात पर जोर नहीं देना चाहता
क्योंकि अंततोगत्वा इस संशोधन के संदर्भ में उन्हीं की बात रहेगी, मेरी बात तो रहनी है नहीं। अच्छा, जो करना है वो कर लीजिए, एचवी कामत साहब ऐसा कहते हैं। के मुंशी जी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने सभा को ये बात साफ साफ समझा दी है और अब उसे इसका अर्थ स्पष्ट हो गया है। मेरी ओर से इस संदर्भ में और अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। राज्य शब्द को लेकर बड़ी जबरदस्त गर्मा गर्म बहस है और एचवी कामत साहब आखिर समय तक उनसे संतुष्ट दिखाई नहीं देते और वो कह रहे हैं कि अंततोगत्वा होगा वही जो आप चाहेंगे, इसलिए वो कहते हैं ठीक है मैं इस बात को छोड़ देता हूं। अब आते हैं बैकवर्ड शब्द की ओर। दोस्तों आप जानते हैं बैकवर्ड शब्द को लेकर बड़ा टेंशन रहता है। के मुंशी जी क्या कह रहे हैं? दूसरी बात जो यहां उठाई गई है वह है बैकवर्ड शब्द के संदर्भ में, और अवश्य मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर आम बहस का जवाब देते समय इसकी व्यापक व्याख्या करेंगे, किंतु इस संदर्भ में एक दृष्टिकोण है जिसे मैं सभा के समक्ष उपस्थित करूंगा। मैं परिगणित जातियों का सदस्य नहीं हूं। जो दृष्टिकोण मैं यहां रख रहा हूं उसे शायद मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर और विशुद्ध रूप से रख सकते हैं। बैकवर्ड शब्द के प्रयोग से कहीं उनके अधिकारों, विशेष सुविधाओं और अवसरों में कमी ना आ जाए, ऐसी आशंका परिगणित जातियों के कई सदस्यों ने यहां व्यक्त की है। तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता हूं कि संविधान सभा के 1 या 1.5 वर्ष के अनुभव के बाद भी कोई हरिजन सदस्य आखिर कैसे ये सोच सकता है कि वे लोग पिछड़े हुए न माने जाएंगे। जब तक वह पिछड़े हुए हैं जरूर ही उनका नाम बैकवर्ड में ही होगा। मैं तो उस समय की कल्पना भी नहीं कर पाता जब भारतवर्ष में कोई पिछड़ा हुआ वर्ग होगा जिसमें हरिजन शामिल नहीं हो। वो कह रहे कि हरिजन जो साथी हमारे डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं बैकवर्ड में हमको शामिल नहीं करेंगे, तो बैकवर्ड शब्द हटा दो, वहां पर शेड्यूल कास्ट शब्द लिख दो। तो के मुंशी जी कह रहे मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि बैकवर्ड होंगे और वहां हरिजन नहीं होंगे, इसलिए तो मैं कल्पना कर ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं किंतु जिस बात की ओर मैं सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है, आज 1.5 साल से यह सभा में क्या होता आ रहा है इसको जरा सोचिए। अनुच्छेद 11 को लीजिए। जब संविधान का मसौदा अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति की उप समिति के समक्ष रखा गया, एक भी गैर हरिजन सदस्य ने कभी कोई आपत्ति इसके संदर्भ में नहीं उठाई, बल्कि इसके विपरीत हम सदस्य जो हरिजन समुदाय के नहीं है इस संदर्भ में सदा सबसे आगे रहे हैं और इस अनुच्छेद को स्वीकृति देने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं ताकि हमारे देश पर जो कलंक कालिमा लगी है वह मिट जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनुच्छेद 296 को तथा इस विशेष प्रावधान को भी अन्य संप्रदाय के सदस्यों ने ही यहां उपस्थित किया है। के मुंशी जी कह रहे हैं कि जब हमने अस्पृश्यता के संदर्भ में संविधान में जब अनुच्छेद लाने की जब प्रयास किए थे तो हम वे लोग थे जो खुद हरिजन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाह रहे थे कि हमारे देश में जो छुआछूत की ये जो कलंक जो लगा हुआ वो हटना चाहिए। फिर वो कह रहे कि जब भी इस विषय पर चर्चा हुई तो हरिजन समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं बोला हम जो हरिजन नहीं है हमने ही ये प्रावधान किया, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। इसलिए यह आशंका तो होनी ही नहीं चाहिए कि यह सभा अभी या आगे चलकर कभी हरिजन बंधुओं के विरुद्ध कोई भेदभाव बरतेगी। मेरी समझ में यह आशंका बिल्कुल निराधार है। इस खंड द्वारा हम 2 अभिप्राय सिद्ध करना चाहते हैं। एक, मूल अधिकार के अधीन राज्य अधीन नौकरियों में हमें चरम सीमा की कार्यकुशलता उपलब्ध हो सके, ऐसी कार्यकुशलता जिससे राज्य अधीन नौकरियों का सारा काम बड़ी शीघ्रता से और प्रभावपूर्ण रूप से ठीक ठाक चलता रहे, और साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में आज जो अवस्था वर्तमान है उसको देखते हुए हम भी ये चाहते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग को, उन वर्गों को जो वस्तुतः पिछड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों में जगह मिले। ये ऐसी बात की मुंशी जी कह रहे हैं और बिल्कुल उनकी आशंका को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बीच में हृदयनाथ कुंजरू जी क्या बोल रहे हैं, ये तो अपने पक्ष को स्वयं सिद्ध मान लेना है और बार बार एक ही घेरे में चक्कर काटना है। वो बैकवर्ड शब्द की जब व्याख्या कर रहे हैं तब हृदयनाथ जी कुंजरू ऐसा बोल रहे हैं। तो के मुंशी जी कह रहे हैं मेरे माननीय मित्र के प्रयास के बावजूद भी मैं तो घेरे को देख ही नहीं पाता हूं, मैं तो कोई घेरे में हुई नहीं। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस का जो उल्लेख किया गया आखिर वे कौन लोग हैं बता तो दीजिए। तो इसके बाद में के मुंशी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए, कौन कौन लोग पिछड़े हुए या बैकवर्ड है इसकी जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं भारतीय संविधान का वर्तमान का अनुच्छेद 340 क्या कहता है, राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर देश में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा। ये वो जो आयोग है, ये आयोग ही तो पता था कि बैकवर्ड कौन है, इसी की ओर के मुंशी जी इशारा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, या इस संदर्भ में मद्रास की चर्चा की गई। मैं आपको बताऊं कि बंबई प्रांत में आज कई वर्षों से बैकवर्ड की एक परिभाषा चालू है और उसके अनुसार बैकवर्ड में न केवल हरिजन और सूचीबद्ध कबायली जाति आती है
बल्कि वह सभी पिछड़ी हुई जाति आती है जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हम बैकवर्ड शब्द के दायरे को किसी संप्रदाय विशेष तक ही सीमित रखें। जो भी पिछड़ा हुआ होगा उस पर यह लागू होगा और मेरे ख्याल से माननीय सदस्य की आशंका निर्मूल हो जाती है। ऐसा के मुंशी जी अपनी बात को रखते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट जब आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न अनुच्छेदों की जब व्याख्या करता है, उस संदर्भ में आप देख सकते हैं ये जो ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट में देखिएगा कि मुंशी जी कह रहे हैं कि हमारे मुंबई में बैकवर्ड में वे लोग भी आते हैं जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट के पीछे कहीं ना कहीं ये बात है। हम सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देते रहे, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है हमारे। तो ये कह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग भी बंबई में है, उस समय की बंबई की मैं बात कर रहा हूं। फिर टीटी कृष्णमाचारी जी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि मेरी बात का यथेष्ट प्रभाव न पड़ सकेगा, क्योंकि अभी मुझसे पहले श्री मुंशी बोल चुके हैं, जिन्हें सभा में एक बहुत ही दक्ष वकील के रूप में जानती है। सभा जिन्हें एक बहुत बड़े अच्छे वकील के रूप में जानती है, जब पहले इनका इतना सुंदर उद्बोधन हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई उद्बोधन खास होगा। फिर वो कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि अपने पक्ष प्रतिपादन में मूल कौशल वह यही अपना रहे हैं कि न्यायाधीश को ही भ्रम में डाल दिया जाए, और अगर मैंने उनकी बातों को ठीक ठीक सुना है तो यहां उन्होंने उन सदस्यों के मन में जरूर भ्रम पैदा कर दिया है जिन्हें अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के संदर्भ में कुछ संदेह था। अभी हाल ही में श्रीमान एक समाचार पत्र में अपने संविधान के संदर्भ में सिलोन विश्वविद्यालय के कुलपति, सिलोन कहां है, सिलोन बताओ भाई, वीरेंद्र जी, विकास बाबू, हरमन जी, दुर्गा, अंशु, संगीता जी, आशा कुमारी जी, नरपत भाई, विराट भाई, गजेंद्र जी, विनोद जी, बगाराम जी, चेतन शर्मा जी, प्राची, बताओ सिलोन। अरे सिलोन लंका यार, श्रीलंका, यस। सिलोन विश्वविद्यालय में आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट, नाम है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान पर वहां टिप्पणी की थी। सिलोन विश्वविद्यालय में लेक्चर देने आए थे आइवर जेनिंग्स। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, अभी हाल ही में श्रीमान एक समाचार पत्र में अपने संविधान के संदर्भ में सिलोन विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रसिद्ध संविधान पंडित प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स की टिप्पणी में यह पढ़ रहा था। मूल अधिकार संबंधी अध्याय की आलोचना करते हुए आपने इसे वकीलों का कल्प वृक्ष कहा। इसकी रचना ऐसी है कि इनके अर्थों में काफी खींचातानी की जा सकती है, और इस दृष्टि से अनुच्छेद 10 तो सर्वोपरि है। मेरा अपना मत यही है कि अगर मूलाधिकार संबंधी अध्याय में इस अनुच्छेद को ना रखा गया होता तो अच्छा होता। समझ रहे हैं आप, इस प्रकार की बातें चल रही है। आइवर जेनिंग्स भी आ गए भाई बीच में। अब कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग जो शब्द है उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। और इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे साहब आपने अपने अनुच्छेद 16 देखा, जाति लिखा हुआ है या वर्ग लिखा हुआ है, बताओ भाई क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं यहां जाति शब्द नहीं रखा गया बल्कि रखा गया है क्लास यानी वर्ग। वर्ग पिछड़ा हुआ है या नहीं है इसका निर्णय आप किस आधार पर करेंगे, आर्थिक अवस्थिति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर या जन्म के आधार पर, आखिर किस आधार पर आप निर्णय करेंगे कि बैकवर्ड कौन है। मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी ऐसा समझते हैं कि यह शब्द मानो आसमान से टपक पड़ा है और मसौदा समिति ने बुद्धिमत्तावश इसे उठा लिया है। मैं कहता हूं इसे वकीलों के लिए कल्प वृक्ष बन जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मसौदा समिति के वकील सदस्यों ने अपने भाई बंधुओं के व्यापार को चमकाने के लिए और अपने संप्रदाय या वर्ग के अवसर देने की चेष्टा में तो कहीं ऐसा संविधान नहीं रचा जो छिद्रों से परिपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसमें अधिकांश सदस्य वकील है, तो इन वकीलों ने अपने वकील समुदाय को मदद करने के लिए कहीं ऐसा तो संविधान नहीं रचा कि वो व्याख्या करते रहे अपने हिसाब से और कोर्ट में केस चलते रहे अपने भाई बंधुओं के व्यापार को चमकाने के लिए और अपने संप्रदाय या वर्ग को अवसर देने की चेष्टा में तो इस प्रकार का संविधान नहीं रचा जो छिद्रों से परिपूर्ण है।
कि मुंशी जी कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा क्या तो आप भी आ जाओ वकील समुदाय में, आप भी ये धंधा स्टार्ट कर दो ना। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी वापस क्या कह रहे हैं, मुझे डर है कि यही कोशिश मुझे अब करनी पड़ेगी। जब श्री मुंशी जैसे लोग इस पेशे को छोड़कर दूसरे ज्यादा आमदनी वाले पेशे को अपना रहे हैं तो मुझे अब वकील वाले पेशे में चला जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो के मुंशी जी कह रहे हैं मैं जानता हूं आप ऐसा कर सकते हैं, आप वकील बन जाइए, आपके लिए काफी मदद मिलेगी इसमें। खैर इस प्रकार की हल्की फुल्की बहस चल रही है, आप संविधान सभा में देख सकते हैं। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का उद्बोधन। उपाध्यक्ष महोदय, बहस के जो सिलसिले में जो खास सवाल उठाए गए उनका जवाब देने से पहले अभी शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूं कि श्री मिश्र द्वारा रखे गए संशोधन नंबर 334 को मैं स्वीकार नहीं करता। नजरुद्दीन अहमद के 2 संशोधनों को भी मैं मंजूर नहीं करता। श्री इमाम श्री अनंत श्यामनम आयंगर के संशोधन को मैं संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जसपत राय कपूर के संशोधन संख्या 340 को भी, श्री मुंशी तथा श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के संशोधन नंबर 81 तथा 82 के संशोधनों को भी संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यानी रेजिडेंस शब्द भी आ जाएगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, और रेजिडेंस के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को होगी। इसको लेकर भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। फिर वो कह रहे हैं, मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, एक तो निवास संबंधी बात है जिस पर इतना वाद विवाद हुआ, और दूसरी बात है बैकवर्ड शब्द का प्रश्न। मेरे मित्र टीटी कृष्णमाचार्य ने मसौदा समिति पर यह व्यंग्य कसा है कि एक संविधान निर्माण करने के उसने संभवतः अपने कतिपय सदस्यों की हित पूर्ति के लिए एक ऐसी चीज तैयार की जो वकीलों के लिए एक कल्प वृक्ष है। मैं कहने के लिए तो नहीं तैयार हूं कि इस संविधान से ऐसे सवाल खड़े ही ना होंगे जिन पर विधि संबंधी निर्वचन की या न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता ना हो। उन्होंने कहा मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि न्यायालय की व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं श्री कृष्णमाचार्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व का कोई एक ऐसा संविधान दिखा सकते हैं जो वकीलों के लिए कल्प वृक्ष नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा संविधान दिखा सकते हो जो वकीलों के लिए कल्प वृक्ष नहीं हो। मैं उनसे खास तौर पर यह कहूंगा कि यह कानून संबंधी उन रिपोर्टों के ढेर को देखें जो अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के संविधानों के संदर्भ में। इसलिए न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रश्न जाएंगे तो इसमें मैं किसी प्रकार से लज्जित नहीं हूं। हर संविधान और मसौदा समिति के साथ यह बात होती रहती है, इसलिए इस बात के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं निवास संबंधी प्रश्न को लेता हूं। ये सीधी सी बात है और मेरी समझ में नहीं आता है कि मित्र श्री कृष्णमाचार्य जैसे सबोध और चतुर व्यक्ति इस संशोधन के मूल उद्देश्य को क्यों नहीं समझ पाए। तो कृष्णमाचार्य कह रहे हैं उसी कारण से जिससे कि मेरे मित्र मूल अनुच्छेद में इस शब्द को रखना भूल गए। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं सका। खैर इस संशोधन के उद्देश्य को मैं स्पष्ट किए देता हूं। यहां कई सदस्यों की यह भावना है कि जब हमने संपूर्ण देश के लिए एक सी नागरिकता स्थापित की है और उसमें प्रांतों और रियासतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई भेदभाव नहीं बरता है, तो इसके साथ यह भी होना चाहिए कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य में कोई भी पद धारण करने के लिए निवास संबंधी बात लागू ना हो। उन्होंने कहा जब हम हिंदुस्तान में एक प्रकार की नागरिकता अपना रहे, जब हमारे यहां पर दो नागरिकता नहीं है, जब एक नागरिकता है, तो फिर निवास संबंधी योग्यता हम कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं क्योंकि जिस मात्रा तक आप निवास संबंधी प्रतिबंध लागू करेंगे उसी मात्रा तक अपनी एक रूपी नागरिकता का महत्व भी कम हो जाएगा। हमारी जो एकल नागरिकता का महत्व इसी में है कि हमारे यहां पर निवास संबंधी योग्यता नहीं है। अगर निवास संबंधी योग्यता हमने सरकारी नौकरियों में रख दी तो फिर हमारी एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। तो बिल्कुल उनका उद्बोधन बड़ा जबरदस्त है। फिर वो आगे वो कह रहे हैं, मेरे मित्र श्री कामत ने जो प्रश्न उठाया उसके संदर्भ में मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि श्री मुंशी तथा एक अन्य मित्र भी उसी पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं। इन लोगों ने श्री कामत को यह बता दिया है कि संशोधन की भाषा किस तरह से संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप है। अब मैं उस प्रश्न की ओर आता हूं जो बैकवर्ड शब्द से संबंधित है। शुरू में कुछ आम बातें कह देना चाहता हूं ताकि सदस्य ये समझ जाए कि बैकवर्ड शब्द का ठीक ठीक क्या प्रयोजन है और क्या महत्व है, इस खास खंड में रखने की क्या जरूरत थी। यदि सदस्य इस विषय पर आपस में मतों का आदान प्रदान करें और इसे समझने की चेष्टा करें तो उन्हें पता चलेगा इस संदर्भ में 3 दृष्टिकोण विद्यमान है और इन तीनों को संतुष्ट करना होगा। अगर हमें कोई व्यवहार में की योजना तय करनी है तो जो सभी को मान्य हो। इनमें पहला दृष्टिकोण है सभी नागरिकों को अवसर की समानता हो।
इस सभा के अनेक सदस्यों की ये इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी विशेष पद को धारण करने के लिए योग्य है, उसे आजादी होनी चाहिए कि वह उसके लिए आवेदन कर सके, परीक्षा में बैठ सके और निश्चित करने के लिए कि वह पद के योग्य है या नहीं है, उसकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। और इस संदर्भ में अवसर समानता के सिद्धांत को अमल में लाने में कोई प्रतिबंध, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण जो ज्यादा करके सभा के एक वर्ग का है, वह यह है कि किसी वर्ग या संप्रदाय के पक्ष में किसी भी प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी नागरिकों को अगर वह योग्य है तो जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। अगर हमें यह सिद्धांत बरतना है तो उनकी राय है कि हमें इसे पूर्ण मात्रा में बरतना चाहिए। फिर एक तीसरा दृष्टिकोण हमारे समक्ष है और इसके पीछे एक बड़ा जनमत है। ये पक्ष इस बात पर जोर देता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से अवसर समानता का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, किंतु फिर भी नियुक्तियों में उन कतिपय संप्रदायों को स्थान देने के लिए हमें एक ना एक व्यवस्था करनी ही चाहिए जिन्हें अब तक शासन कार्य से सदा ही अलग रखा गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मसौदा समिति को एक ऐसा नुस्खा तैयार करना था जो इन तीनों दृष्टिकोणों को संतुष्ट कर सके, ऐसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने उद्बोधन के अंतर्गत कहा। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं ओके, अब आपकी बात ठीक है, अब हम एक एक विषय को लेकर वोटिंग करवाते हैं। फिर कई सारे विषयों पर वोटिंग करवाई गई, संविधान सभा के सदस्यों के विचार जाने गए और जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, कौन से संशोधन स्वीकार किए जाएंगे, कौन से संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसके बारे में बात हो गई। इसके बाद आया अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 आज भारतीय संविधान का वर्तमान का अनुच्छेद 18, उपाधियों वाला अनुच्छेद, इस पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, कार्रवाई का जो विवरण अपने पास उपलब्ध है उसके अनुसार अब हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 12 को संविधान का अंग मान ले क्या, तो अब उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर संशोधन रखा जाएगा कि भाई उपाधि कौन प्राप्त कर सकते हैं या कौन उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। टी.टी. कृष्णमाचारी जी अपनी बात को रख रहे हैं और पहला संशोधन लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं टाइटल जो शब्द लिखा हुआ है, उपाधि जो शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद 12 में, जो आज का अनुच्छेद 18 है, टाइटल शब्द के बाद नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शब्द रखे जाए। इसका मतलब यह है कि सेना में और शिक्षा के संदर्भ में उपाधियां दी जा सकेगी, इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार की बात रख दी जाए। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि इस विशेष अनुच्छेद का इतिहास सभा के सभी सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है। साधारणतः जनमत किसी भी उपाधि को देने के विरुद्ध रहा। उपाधि यानी टाइटल, आप जानते हैं हमारे समय में, जब अंग्रेजों के समय में हमारे देश में किसी को राय बहादुर, किसी को राय साहब, किसी को केसरे हिंद, किसी को नाइटहुड जैसी उपाधियां दी जाती थी। टी.टी. कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ उपाधियों का एक इतिहास रहा है और इन प्रकार की उपाधियों की वजह से जनमत में बड़ी नाराजगी है, क्योंकि जिन लोगों को ये उपाधियां दी जाती थी वे लोग एक विशेष दर्जा प्राप्त कर लेते थे, जिसे आजकल की भाषा में हम लोग वीआईपीज कहते हैं। सभा को यह भी मालूम है कि स्वाधीनता प्राप्ति के फलस्वरूप हमारे यहाँ कई नागरिकों ने, जिन्होंने पहले ब्रिटिश शासकों से उपाधियां स्वीकार की थी, अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी इन उपाधियों को अपने पास ही रखा है। एक समय इस आशय का प्रस्ताव आया था कि मसौदा समिति के सदस्यों की राय यह है कि ऐसी उपाधियां जो केवल पैतृक परंपरा के आधार पर या अभिजातीय गौरव के लिए दी जाती है वह बंद कर दी जाए, पर डॉक्टर अंबेडकर ने उसे यहां रखना पसंद नहीं किया। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में ऐसी वो बात कह रहे हैं। फिर दीवाने बहादुर, सर, ऐसी उपाधियां जो मिली उसकी और वो संकेत कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अभी मेरी राय में ये अनुच्छेद पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो उपाधियां अंग्रेजी शासकों द्वारा दी जा चुकी है उनको जब तक अमान्यता नहीं दी जाती तो उनका कोई फायदा हमारे देश के लोगों को नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो हमारे देश में जो महावीर चक्र और परमवीर चक्र और जो वीर चक्र जो उपाधियां दी जाती है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है सेना से संबंधित उपाधियां है या फिर शिक्षा के संदर्भ में जो उपाधियां है उसके बारे में भी वो बात करें कि भाई इस प्रकार की उपाधियां देने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात का उल्लेख कर रहे हैं
देखिए विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, विश्वविद्यालय में जो उपाधियां दी जाती है उसकी बात कही जा रही है, सेना में जो उपाधियां दी जाती है उसके बारे में भी बात कही जा रही है। अब उपाध्यक्ष महोदय कई सारे संशोधनों के बारे में बोल रहे हैं कि इस बारे में बहुत सारे संशोधन है। फिर उपाध्यक्ष महोदय एक नाम पुकारते हैं, लोकनाथ मिश्र जी। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान एक छोटा सा संशोधन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सभी उपाधियों को उठा देना चाहते हैं, यानी हम सभी उपाधियां यानी टाइटल्स को खत्म कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए यह भी उचित है कि उन सभी उपाधियों को जिन्हें हम सभी ने गलत या सही पा लिया है, मान्यता न दी जाए। हम लोग जानते हैं कि जो लोग कोशिश करके अपने नाम के साथ उपाधियां जुड़वाते हैं, जो लोग कोशिश करके अपने नाम के साथ उपाधियां जुड़वाते हैं, नाम के आगे उपाधि जुड़ने पर व्यक्ति कुछ और ही दिखाई देने लगता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि ऐसे लोगों को उपाधियां मिल गई जो उनके लिए योग्य नहीं थे, और ऐसे कई सज्जन इन उपाधियों के महत्व को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें न केवल सभी प्रकार की उपाधियों को उठा देना चाहिए, बल्कि ऐसी किसी उपाधि को मान्यता नहीं देनी चाहिए जो किसी को दी गई है और वो इसके लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि संशोधन संख्या 388 के प्रस्तावकर्ता सदस्य क्या ये चाहती है कि इस पे मत लिया जाए? तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं हाँ ले लीजिए। फिर 390 के प्रथम अंश पर वोट लेने की बात कही जा रही है। इस प्रकार से संविधान सभा में ये बातें आगे बढ़ रही हैं, और फिर बात में आगे में फिर वही स्टेट शब्द बीच में आ रहा है कि स्टेट का क्या करें। स्टेट शब्द को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि मूल खंड में जिस बात पर रोक लगाई गई है वह यह है कि कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मैं पूछता हूं कि अगर कोई नागरिक विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है? फिर बताओ, आपने लिख दिया कि कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, और अगर किसी ने प्राप्त कर ली तो क्या हो जाएगा उसका? उसके लिए किसी भी प्रकार का पनिशमेंट है क्या? तो क्या कह रहे हैं, इसके लिए तो कोई दंड की व्यवस्था है ही नहीं। इस खंड को अमल में लाने के लिए राज्य के पास कोई साधन नहीं है। अगर कोई नागरिक विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो आप क्या कर लोगे? क्या उसे 6 महीने का सश्रम कारावास दोगे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहा है, राज्य उस उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। क्या गजब का जवाब दिया है। अगर कोई नागरिक किसी विदेशी से उपाधि धारण कर लेता है तो क्या सजा का प्रावधान है? ऐसा पूछा गया क्या 6 महीने की सजा दोगे क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं हम इसको मान्यता ही नहीं देंगे भाई, तुम उपाधि लेके आ जाओ ना। जैसे फॉर एग्जांपल उपाधि लेके आ गए श्री 1008 अमेरिका, लेके आ जाओ तुम उपाधि, लगाते रहो तुम, हम उसको मान्यता ही नहीं देंगे भाई। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। मैंने इसको अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट भी लिखा, राज्य उस उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। नजरुद्दीन जी अहमद साहब आगे क्या कह रहे हैं, आपके इस हस्तक्षेप के लिए मैं आपकी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मेरा संशोधन ठीक यही कहता है कि किसी विदेशी राज्य द्वारा किसी भारतीय नागरिक को प्रदत्त कोई उपाधि राज्य द्वारा न स्वीकार की जाएगी। माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर ने भी कृपया यह व्यक्त कर दिया है कि राज्य ऐसी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। इसी स्पष्टता के साथ तो ऐसी बातों को व्यक्त करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी माननीय सदस्य को एक विदेशी राज्य कोई उपाधि देता है और वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी सूरत में इस खंड 2 को अमल में लाने का कोई साधन नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए कुछ और कहना भी आवश्यक है। जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने कह ही दिया है तो बिल्कुल मेरी बात क्लियर हो जाती है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं इस समूचे खंड पर तो बहस करने की अनुमति मैं आपको दे सकता हूं, पर आपको यह इजाजत नहीं दूंगा कि आप अपने संशोधन पर भी बोले। एचवी कामत साहब को वो ऐसा कह रहे हैं। फिर एचवी कामत साहब अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं एचवी कामत साहब, आपकी अनुमति से मैं किसी अन्य सदस्य के संशोधन के संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहता। श्री लोकनाथ मिश्र के संशोधन के समर्थन में मुझे कुछ कहना है, किंतु उस संशोधन पर बोलने के पूर्व मैं 2-4 शब्द उस संदेह और कठिनाई के संदर्भ में कहूंगा जिसकी चर्चा नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने की है। वो कह रहे हैं ना कि सजा का क्या होगा, तो वो कह रहे हैं मैं कहता हूं इसका इलाज तो बहुत आसान है। हम ये सूचित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार करेगा वो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। एचवी कामत साहब ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं कि
अभी नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने कहा कि किसी ने विदेश से उपाधि हासिल कर ली तो क्या होगा, सजा तो होगी नहीं। तो एचवी कामत साहब कहे हम ये कर सकते हैं कि जो विदेश से उपाधि प्राप्त करेगा उसको भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं किंतु इस आशय का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं ये मानता हूं कि स्वतः वर्तमान व्यवस्था से ही ये परिणाम निकलेगा। अब मैं श्री मिश्र के संशोधन की ओर आता हूं जिसका मैं समर्थन करने जा रहा हूं, ऐसा एचवी कामत साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बातें रखी जा रही है संविधान में और किस प्रकार से उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। बड़े गजब की बातें हैं। आज थोड़ी चर्चा लंबी इसलिए चल रही है क्योंकि आज बैठक 9:30 बजे हुई है, और आज चर्चा लंबी इसलिए भी चल रही है क्योंकि बैठक 1 बजे की जगह 1:30 बजे खत्म हो रही है, इसलिए तो ये चर्चा लंबी चल रही है, इसलिए तो 9:20 हो गए। आप ऐसा देख सकते हैं। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं जैसा मैंने माननीय मित्र श्री नजरुद्दीन अहमद को अभी जवाब में बताया है, संसद को यह अधिकार है कि इस पर वो जो चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशों से उपाधि लेकर आएगा तो इस संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को होगी कि उसका क्या करना है। जैसा एसवी कामत साहब ने कहा उनकी नागरिकता समाप्त कर दीजिए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि उनके लिए कोई सजा का प्रावधान कीजिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा पहली बात तो हम ऐसी उपाधि को मान्यता नहीं देंगे, दूसरी बात इस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको होगी, संसद को होगी, वो इस पर क्या निर्णय लेती है। इसके बाद में एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं डॉक्टर अंबेडकर से यह चाहता हूं कि वह इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले, आगे चलकर संसद जो भी करना चाहे वह कर सकती है, यानी इस विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दे दी जाए। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवश्य ही ये तो सहज बुद्धि की बात है कि अगर संविधान में यह कहा गया कि कोई नागरिक उपाधि न स्वीकार करेगा तो संसद को यह देखने का कर्तव्य होगा कि कोई नागरिक इस प्रावधान का उल्लंघन न करे, और इसके लिए संसद को क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। इसके बाद सभा बुधवार तारीख 1 दिसंबर 1948 के लिए प्रातः 10 बजे की जगह लिखा हुआ है प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आज बैठक 9:30 हुई, शायद मुझे लगता है कि गलती से 10:30 बजे बोल दिया। 10:30 होती है, 10 होती है, 9:30 होती है। ये तो 1 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस पर जब हम चर्चा 1 दिसंबर 2023 को करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो राज को राज रहने दीजिए। 9:30, 10, 10:30 इस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। 1 दिसंबर 2023 को आगे ये चर्चा बढ़ाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा होगा, आनंद आना भी चाहिए, क्योंकि आज कई सारे पहलुओं पर संविधान सभा के सदस्यों के विचार जानने को मिले, और यही विचार हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट।